नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी की प्रेरणा से हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला कर्म में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। तो इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भारतेंदु नाट्य अकादमी के ही भूतपूर्व छात्र हैं। आप हैं श्री अरुण शेखर जी। तो आइए कार्यक्रम में जुड़ते हैं अरुण शेखर जी के साथ। नमस्कार सर। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारा परिवार भी बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से हम लोग स्वस्थ हैं, सानंद हैं। और इस लॉकडाउन का हमने अच्छा सदुपयोग भी किया है। इससे बिल्कुल किसी तरह का बोरियत या डलनेस या इस तरह की स्थिति हमारे साथ तो नहीं रही, क्योंकि मानसिक रूप से मैं बहुत ज्यादा तैयार रहा हूँ इस चीज के लिए। जी सर। तो सर बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में पहले प्रश्न की ओर। आपका जन्म तिवारीपुर में हुआ, जहां थिएटर को कोई नहीं जानता था। फिर वहां से आपने लखनऊ की यात्रा की और लखनऊ में बीएनए करने के बाद आप सपनों की नगरी मुंबई में पहुंचे। तो ये रंग यात्रा आपकी कैसी रही, कृपया हमें संक्षिप्त में बताएं। गांव में मैं था, एक चीज बढ़िया थी गांव में भी। गांव का सबका बचपन मजेदार होता है, मेरा भी अच्छा था और मैं खेल कूद में बहुत इंटरेस्टिंग था। और गांव में ही स्कूल था हमारा, 8वीं तक का स्कूल गांव में था। उसके बाद 10वीं 9वीं 10वीं के लिए थोड़ा सा एक 6-7 किलोमीटर दूर है स्कूल है, उसका नाम है पटेल पंचायती इंटर कॉलेज, वहां जाते थे। तो हम 8वीं तक पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन उस दौरान ये था कि घर में हमारे किताबें अच्छी थी। पिताजी का पढ़ने, आर्मी में थे लेकिन पढ़ने लिखने का उनको शौक था, इसलिए किताबें मेरे घर में बढ़िया थी। और उस दौरान मुझे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इस तरह की किताबें पढ़ने को मिली और मैंने पढ़ा। अध्यात्म भी उस दौरान मैंने पढ़ लिया था। उस दौरान तक मैंने 7वीं 8वीं तक पूरा ये जो अपना रावण स्तोत्र है वो पूरा मैंने याद कर लिया था। और पूजा पाठ का पूरा बचपन था। मैं रात 12 बजे के बाद अगर प्यास लगी हो तो बिना नहाए मैं पानी भी नहीं पीता था, जब से मुझे याद है। मतलब जब भी याददाश्त 8 साल 9 साल के जब भी आप रहे हो, तो उस याददाश्त के तहत मैं और घर में शाम को आरती होती थी, तो इस तरह से पूरा मैं सेटल उस तरह का था। सिस्टमेटिक था, बहुत सिस्टमेटिक था। दिन में 2-4 बार कपड़े बदलना और बड़े अच्छे से अपने आयन भी करना, खुद काजल में लगाना। मैं काजल बड़ा अच्छा लगाता था, बड़ा अपने को बहुत ही व्यवस्थित और इस तरह से मैं रखता था। उसके बाद कविताएं वगैरह मैं पढ़ता था। मेरे बड़े भाई के 9वें 10वें में कविता थी, कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, सब पर जाने को तिर आना चाहता हूँ। अब ये कविता भी मुझे पता नहीं क्यों बड़ी आकर्षित की और बहुत बढ़िया लगा उसको पढ़ के। और एक थी डाकिये कविता, तो उन कविताओं के नीचे लिखा रहता था ना किस संग्रह या किस से लिया गया है। तो उसमें एक कविता थी, कोई चांद का मुंह टेढ़ा है, इससे। अब उस किताब की खोज में मैं लग गया और बाद में वो किताब फिर मुझे, जब मैं लखनऊ आया पढ़ने के लिए, उस दौरान वो किताब मिली तो बाकी कविताएं पढ़ी मैंने। तो खैर कहीं से अंदर में ये पढ़ा था। दूसरा था कि मैं रेडियो बहुत सुनता था, बहुत शौक था मुझे रेडियो सुनने का। और रजाई में घुस जाना और उसमें नए नए स्टेशन खोजना, ये बहुत मुझे इंटरेस्ट लगता था। तो वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जापान, क्योंकि फॉरेन में ना हिंदी की बहुत सारी सेवाएं चलती रहती हैं रेडियो की,
शिमला, नए नए स्टेशन खोजना, उस पर क्या आता है। कई बार तो खोजते खोजते ना आधे घंटे का प्रोग्राम होता, टाइम ही निकल जाता था, प्रोग्राम खत्म और आपको खोज के मिला ही नहीं। ट्यून नहीं होता था ना, बहुत महीन होता था, जरा जरा सा एकदम हल्के हल्के घुमाओ। तो जी सर। रेडियो सुनने का शौक था। हवा महल काफी सुनता था मैं। और शाम के गाने जो है, काम करते हो आप, झाड़ू लगा रहे हैं अपने दरवाजे पर, कुछ काम कर रहे हैं और युवाणी चल रहा है ना। तो ये शौक था। मुझे लगता है ये बीज ना वहीं कहीं से थे वो। तो वो कविताएं पढ़ना, रेडियो सुनना, इतना कला के नाम पर इतनी चीजें मैं जानता था कि इसको अब कला कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, आई डोंट नो। खैर, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आ गया लखनऊ। तो केकेसी में मैंने एडमिशन लिया। और हमारे गांव के जो इंटर कॉलेज था वहां पर बायोलॉजी थी, तो मुझे मैथ्स पढ़नी थी। तो एक्चुअली मैथ्स पढ़ने से ज्यादा था कि मुझे वहां से निकलना था, मुझे भी शहर देखना था और शहर में आना था। अंदर में कहीं ये था, लेकिन प्रकट रूप में यही दर्शाया गया कि नहीं, मुझे बायोलॉजी नहीं, उन्हें मैथ्स पढ़नी है। ठीक। तो इस बहाने आ गया। मेरे बड़े भाई थे वहाँ जो उसमें पॉलिटेक्निक कर रहे थे उस दौरान। तो हम दो लोग उस समय, और बड़े भाई थे, उनकी फैमिली वगैरह थी, तो वो अपना सेटल थे दूसरी जगह, लेकिन हम बीच वाले भाई, हम लोग इस तरह से आ गए लखनऊ। और लखनऊ में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ एक दो दोस्त और थे जो फिल्मों की कहानी सुनाते थे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। रोटी यार राजेश खन्ना की, ये उसमें दो दोस्त होते हैं, फिर इस तरह से जाता है और फिर एक रोटी के लिए झगड़ा कर देता है, और खूब इंटरेस्टिंग तरीके से कहानियां सुनाए। तो फिल्म से इतना सा परिचय था और ज्यादा नहीं था। हाँ, गांव में मुझे लगता है कि 9वीं 10वीं के दौरान एक फिल्म देखने की इजाजत मिली थी, और वो फिल्म थी सती अनुसुईया। वो दरियाबाद में एक स्टेशन था, तो वहां एक फिल्म जो है मैंने देखी थी। उसके बाद फिर लखनऊ में आए तो दोस्तों के साथ कभी कभी फिल्म देखते थे और वो कहानियां सुनाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि रंगमंच या फिल्मों की तरफ मेरा आकर्षण था। पढ़ने का बहुत शौक था। तो आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय है हजरतगंज में, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी लोग किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो बहुत सारी किताबें वहां मिल जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी था। लेकिन अपने कोर्स की किताबों के अलावा मैं साहित्य की किताबों में बहुत रुचि लेता था। और बहुत तरह की मैगजीन पढ़ना, जैसे एक सोवियत भूमि मैगजीन आती थी, अब कुछ लोग शायद जानते रहे हों। उसको पढ़ते समय मैंने क्या पढ़ा उसमें ये मुझे नहीं पता, अभी ये नहीं याद आ रहा। लेकिन वो पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कलाकार, कुछ ये चीज हूँ। बस एकदम से पता नहीं क्या हुआ ये। अ, और मैं वहां से निकला, साइकिल उठाई, और जब कैसर बाग से गुजरता था तो वहां था संगीत नाटक अकादमी। तो मैं गया, हाँ यार, यहाँ कुछ संगीत और नाटक, कुछ कला वाली बात लिखी है। मैंने उसके 2-3 चक्कर लगाए साइकिल से, और दिल को बड़ा सुकून, यार अच्छा लग रहा है, ये नाटक इधर लिखा हुआ है। जी। बस वो मैं नाटक पढ़ने लग गया। नाटक जितने लाइब्रेरी में नाटक पढ़ने लगा, जो भी मिल जाए नाटक पढ़ लूं, नाट्य शास्त्र पढ़ लूं, कुछ भी सब पढ़ डालता था। तो वहां मैं, मेरा समय बीतता था लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा। फिर एक दोस्त था मेरा, उसका नाम था पीयूष पांडे। वो हालांकि अभी ढूंढे नहीं मिल रहा कहाँ गया। वो लखनऊ में रहता था, उसके पिता इंजीनियर थे। वो बहुत सुंदर था, देखने में स्मार्ट था, और लखनऊ का रहा हुआ था। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत उसको आती थी, है ना। तो वो हाँ हाँ चलो यार चलते हैं। तो हम लोग गए साथ में जी। संगीत नाटक अकादमी में। तो वो गया कि मैं पूछ के आता हूँ। तो मैं बाहर ही खड़ा रहा कि इसे ऑफिस में जाने में भी डर लगता था, गांव से आया हुआ आदमी, और ये कला और इतनी बड़ी चीज है, कैसे अंदर जाएंगे। तो वो गया, बोले रुको मैं पूछ के आता हूँ। वो अंदर गया, सामने गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ के वो चला गया। जी। वो गया और फिर लौट के आया एक 10-15 मिनट में। बोला यार ये मैं मिल के आया, उन्होंने बताया कि ये नाटक नौटंकी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद देखना। जी सर। ठीक है। तो उसने बात को समझ लिया, और उसने ये जो थोड़ा सा आइडिया हल्का फुल्का था उसका भी कि चलो मैं भी देखता हूँ, उसने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि वो स्टार डस्ट वगैरह अंग्रेजी की भी मैगजीन पढ़ता था, वो फिल्मों के बारे में ज्यादा रुचिकर था वो। खैर,
लेकिन मेरे अंदर ये बैठा रहा और मैंने पढ़ाई चालू कर दी नाटक की अपने स्तर पर, उसकी जानकारियां लेना और पढ़ना वो कर दी मैंने। जी सर। और मेरे दिमाग में वो ख्वाब, वो चीजें, वो सब चलती रही। एक दिन का किस्सा मैं आपको बताऊं कि मैं गांव गया हुआ था और ऐसी धुन चढ़ी थी कि मैं सुबह 8-9 बजे साइकिल लेके निकल गया बिना बताए किसी को, और सीधे पहुंचा लखनऊ। और लखनऊ पहुंच के 75 किलोमीटर दूर वहां पहुंचा और उसके 2 चक्कर लगाए संगीत नाटक अकादमी के, और मुझे ज्यादा लोग दिखे नहीं, एक आदमी दिख रहा चपरासी। तो मैंने कहा क्या हुआ, आज कोई दिख नहीं रहा? अरे बोले संडे है, आज छुट्टी है। तो मुझे ये एहसास नहीं रहा कि आज संडे है, आज छुट्टी है, आज ऑफिस में कोई नहीं मिलेगा, तो आज जाके क्या होगा। लेकिन सही मैं गया। बात है। फिर मैंने उनको पूछा कि वो जो पीछे उधर कोई कौन बैठता है वहां पीछे, क्योंकि मैंने ये देखा था वो लड़का आगे फिर दाहिने फिर बाएं मुड़ के गया था, वो कहीं तो गया था पीछे, नाम भी उसको नहीं बताया उसने क्या था। तो उन्होंने कहा बहोरे साहब बैठते हैं। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? तो उसने कहा बहोरन टोला में। तो बहोरन टोला और चौक में इतना ही पता लेके मैं चला गया बहोरे साहब को ढूंढने, और चौक में फिर उनका घर ढूंढा, उनसे मिला, उनसे बात की। उन्होंने पहले समझाया कि ये नियम काम, मैंने कहा नहीं मुझे तो करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लैला मजनू नाटक करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा जब। खैर, तो बस उनके साथ इतना ही ताल्लुक रहा, उसके बाद नहीं रहा। लेकिन वो मेरी तैयारी चलती रही और मैं सोचता रहा, मैं प्लानिंग करता रहा कि नाटक कैसे किया जाए, नाटक कुछ भी करके करना है मुझे। करते करते ये देखूं कि नाटक करने के लिए कुछ तो आपको रोजी रोटी करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा खाने के लिए। तो बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। तो प्रयास, उससे ज्यादा प्रयास ये था नाटक। एक दिन मैंने जैसे तैसे बड़े भाई से पूछ लिया, चूंकि उनकी डायरी में ना एफटीआई का एड्रेस लिखा था, तबला उनके पास था, तो मुझे लगा इनको रुचि है थोड़ा सा कला में, तो ये शायद सपोर्ट करें। लेकिन उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी डांट दिया, कहा ये फालतू की बात मत करो, वहां सब टिकट बेचो, ये करो, ये सब करना पड़ता है, कुछ मत करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। बस मैं समझ गया, अब किसी से पूछना नहीं है, न किसी को इसके बारे में बताना है, लग जाना है अपने काम पे। अब मैं लग गया अपने काम पे, पढ़ता रहा, सब चीजें जानकारी लेता रहा कि बीएनए क्या होता है, एनएसडी क्या होता है, कब एडमिशन होता है, वो सारी जानकारियां। अब तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तब तो पत्रिकाओं से या लोगों से मिल करके ये सही पता लगता था। तो मैं पढ़ता रहा और एक समय आया कि मुझे लगा कि जो आईटीआई करते हैं लोग, तो आईटीआई में क्या होता है कि पढ़ना नहीं पड़ता ज्यादा, कोई नौकरी भी मिल जाएगी और उसके बाद अच्छा रहेगा। अब वहां भी ये हुआ कि आईटीआई मैंने ज्वाइन कर लिया, जो अलीगंज में है, जी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का कोर्स मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वहां भी क्या हुआ कि जो भी मैं काम करता था बड़ी शिद्दत से करता था, अच्छा स्टूडेंट था ऑलवेज। तो टीचर ने क्या किया कि हमारे घर के आस ही पास रहते थे, वो कह देते थे लो जाओ चाबी, उसको खोल के आओ, और फिर बंद जी करके। तो क्लास मैं भी खोलता, मैं ही बंद करता, रात में बंद करके उनको चाबी देने आता। वो थोड़ा लेट से आते और जल्दी चले जाते। तो खैर इस तरह से वो भी पढ़ाई कर ली मैंने, लेकिन ये कुछ रास्ता नहीं बन रहा था। फाइनली एक दिन मैंने घर छोड़ने का प्लान किया, सोचा कि छोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। तो वो मैंने घर छोड़ा और फिर कई अलग अलग जगहों पर मैं रहा, जैसे कहीं हलवाई की दुकान पर कुछ दिन रहा मैं, धोबी की दुकान पर कुछ दिन रहा मैं। तो इस तरह से अलग अलग रास्ते। मेरे दोस्त अरुण कुमार सिन्हा रेलवे में जॉब करते थे, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वो थोड़ी जान पहचान थी, तो कुछ दिन उनके पास रहा मैं। इस तरह से समय निकालते हुए एक हमारे दोस्त बन गए थे वीरेंद्र यादव, जो हरिहर ऑटोमोबाइल से हुसैनगंज में वहां पर वो जॉब करते थे। तो जब जाता था जी उनसे सर। वाया वाया किसी से मिलने, तो बड़े आत्मीयता से मिलते थे, लगा था पता नहीं जन्मों के बिछड़े भाई क्यों होता था, क्या वाइब्रेशन थी, आई डोंट नो। तो उनसे कहा मैंने कि भाई कुछ मुझे वो करवा दो, मुझे बीए करना है
तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं भाग के जाऊं नाटक कर लूं, भाग के जाऊं फिल्म कर लूं, ऐसा नहीं, हर चीज सिस्टमेटिक कर रही थी कि बीए करना है, बीए करने के बाद एनएसडी जाना है या बीएनए जाना है या पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने एक दुकान पर जो कि लाटूस रोड पर थी, जिसमें इसका प्रिंटिंग प्रेस का सामान मिलता था, जिसमें लेटर छोटे छोटे थे और स्याही तमाम तरह की इंक होती जो प्रेस की, वो इंक मिलती थी। तो वहां मुझे प्यून का जॉब मिल गया। तो मैं खुश हो गया और काम करने लगा। लेकिन इत्तेफाक से ऐसी दुर्घटना घटी कि वहाँ जो सेठ का लड़का था, उसने किसी वजह से मुझे डांटा और मुझे गाली दी। तो मैं कहा कि नहीं, अब मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर लेकिन इतने पैसे आ गए थे कि जो बीए का जो एडमिशन था, यूनिवर्सिटी का वो एडमिशन हो गया था, वो फीस का जो पैसे थे वो आ गए थे 319 रुपए। ये बहुत बड़ी बात थी। तो 319 रुपए में अपना वो काम तो हो गया। फिर बीरेंद्र को भी वहां से निकलना था उस जॉब से। तो वो निकल के हम लोगों ने फिर एक विकास नगर में, जो आप देखें कि आवास विकास परिषद सरकारी कॉलोनी जो होती है, तो पहले टूटी फूटी ऐसे ही बनी पड़ी रहती हैं। जब किसी को अलॉट होती है तो उनमें बाकायदे व्यवस्थित तरीके से दरवाजा लगाया जाता है, सिस्टमेटिक सब ठीक ठाक होता है, अदरवाइज वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जो ऐसे ही लाइन से पड़ी थी, तो एक किसी ठेकेदार या किसी से बात करके हम दोनों ने उसमें व्यवस्था की थोड़ी सी। दरवाजा ऐसे, दरवाजा वगैरह नहीं, ऐसे ही सेट करने का उसमें था। तो हमने वहीं पर अपना कुछ ज्यादा चीजें, अपने पास तो कुछ था ही नहीं, एक स्टोव की व्यवस्था की हमने, एक थाली, एक गिलास और एक फ्राई पैन, मतलब 2 लोग थे, एक ही एक चीजें थी, और एक चारपाई ऐसे हमने खरीदी। और याद है वो हमें लुंगी रंग बिरंगी खरीदी थी मैंने गीता वस्त्रालय से। वही तौलिया थी, वही चद्दर था, वही बिछौना थी वो मेरे लिए, है ना। तो बहुत बढ़िया था और अपना लिखना पढ़ना वो सब चल रहा था। उसी दौरान फिर हमने मुझे काम मिल गया इसमें, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक की वहीं पर दुकान थी, आर के इलेक्ट्रिकल्स। ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है विकास नगर में, उसके पास वो दुकान आज भी है। तो वहां मुझे जॉब मिली और अपना एडमिशन भी चालू हो गया। लेकिन नाटक करने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है अभी भी। बस लेकिन मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, नाट्यशास्त्र पढ़ रहा हूँ, अरस्तु पढ़ रहा हूँ, प्लेटो पढ़ रहा हूँ, पृथ्वीराज कपूर पढ़ रहा हूँ, सब रहा हूँ। बीए चल रहा है मेरा, बीए फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर में आते आते मुझे फिर एक दूसरी नौकरी मिली कुरियर में। तो मधुर कुरियर अमीनाबाद में था। अब देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, आप जीवन को ऑब्जर्व करते हैं। मैं अभी पुरानी कविता पढ़ रहा था एक, तो उसमें थी कि ऑब्जर्वेशन, जो किसी भी एक्टर, किसी भी कलाकार के लिए ना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने ये देखा कि इतनी पुरानी कविता लिखी कि मैं खुद को ऑब्जर्वेशन हमेशा से करता रहा। ये कविता में लिखा था कि मैं दूसरे को मैं खोजने की उसको कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहले खुद को तो खोज लूं, ऐसा कुछ शेर लिखा हुआ था उसमें। जी। तो उसके पहले मुझे ये नहीं पता था कि डाक विभाग के अलावा प्राइवेट डाक विभाग भी कुछ होता है, कुरियर टाइप की चीज। ये पहली बार देखा कि प्राइवेट भी कुरियर। अब जब उस कुरियर को ज्वाइन किया तो ये पता लगा कि मुझे हर जगह कुरियर दिखता था, हर तीसरे बिल्डिंग में कुरियर, इतने कुरियर के ऑफिस। तो जो चीज आप नहीं जानते हैं, जिस जगह पर नहीं है, तो क्या होता है कि आपको है ही नहीं दुनिया में वो चीज। लेकिन जब आप उसमें घुसते हैं तो हर चीज दिख रही है। अब जब आप एक्टर बन जाए तो आपको लगेगा अरे इतने एक्टर हैं, उसके पहले लगेगा कोई एक्टर ही नहीं, सब सामान्य लोग हैं। सही बात है सर। तो मधुर कुरियर का ये फायदा हुआ मुझे। ये बात हो गई 89 की। और मैं दिल्ली अप डाउन दिल्ली करता था, डाक लेके जाता था, बीच में आते समय कानपुर में रात में उतारता था, फिर लखनऊ लाता था। तो वहां युवा महोत्सव चल रहा था। और ये साल ना बहुत ही पूरा मेरे जीवन का मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है। सब कुछ इसी साल हुआ। 89 आ गए, 88 तक मैंने एडमिशन ले लिया। और उस समय इतनी दिक्कतें थी, बताऊं कि मैं मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी भी जाता था तो मेरे साइकिल में मिट्टी के तेल का 5 लीटर का डिब्बा हमेशा टंगा रहता था कि रास्ते में चलते फिरते कहीं भी मिट्टी के तेल मिल जाए तो ले लो। मिट्टी के तेल का इतना स्ट्रगल था, पूछो मत।
जिस भी भाव में मिल जाए, जहाँ मिल जाए ले लो। आज लड़के शर्माएंगे, हाँ कॉलेज जा रहा हूँ तो मिट्टी के तेल के डिब्बे लेके, पान खाने भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, है ना। तो खैर इस तरह से 89 में ही मुझे नाटक पहला मिल गया। अब वो कैसे मिला, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसके पहले मैंने दर्पण में भी कुछ कोशिश की। इंटर कॉलेज में भी हमारे साथ एक लड़का था, दर्पण में काम करता था, वो गाता होता भी, लेकिन उससे कहा मैंने कि यार करवा दो यार नाटक। उसने ऐसे, अरे डॉक्टर साहब हैं और ये हैं और मधु जी हैं, ऐसे कोई ऐसे थोड़ी नाटक में काम मिलता है। जैसे सुभाष घई की फिल्म में लॉन्च करने की बात मैं कर रहा हूँ। जी। मधु जी से जाके, मधु जी पूरा दर्पण संभालते थे, उसके इंचार्ज थे। तो एक बार मैं गया शाम को मिलने के लिए उनसे, मैंने कहा दादा काम करना नाटक, अरे चलो नाटक वाटक करना नहीं कुछ, उन्होंने भगा दिया। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था नहीं बन रही थी। फिर मैं आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी का, उस पुस्तकालय का बड़ा योगदान है मेरे जिंदगी में, और वहां पढ़ते पढ़ते ही मैं पता लगा कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। एक वहीं पर एक दिन 2 दिन क्लास होती। तो मेनन सर थे, एक जो फाइजर कंपनी थी वहां काम करते थे, वो पार्ट टाइम वो सिखाते थे। तो मैंने मलयालम ज्वाइन कर लिया सीखने के लिए। तो मलयालम में सीख रहा था, उसी के दौरान एक लड़का बोला, अरे यार 6 बज गए, रिहर्सल पे जाना है। अरे मैंने कहा कहाँ जाना रिहर्सल पे, अरे एक नाटक, तब यार मुझे भी ले चलो। तो कहा चलो चलो ठीक है। तो इस तरह से जो सरगम सांस्कृतिक संस्था एक थी हुसैनगंज में, अजित श्रीवास्तव की, वो पहला नाटक वहां मिला मुझे, कोठा। तो जब नाटक वाले, जो अभी के तो नहीं, पहले के लोग जानते हैं कि नाटक करने जाओ तो पहले कुछ दिन झाड़ू लगाना और साफ सफाई करना, चाय लेके आना, ये बेसिक तैयारी होती थी आपकी। तो उसी तरह से हमें भी शुरुआत हुई ऐसे। बस ये इस नाटक के साथ ये हुआ कि मैं गया तो उन्होंने ये सब चीजें बताई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है 3 पीस पहने हुए, एकदम एकदम दुबला पतला, और पता लगता कि ये डायरेक्टर हैं और इनका नाम है शीतल मुखर्जी। जी। उन्होंने रिहर्सल शुरू करवाई और रिहर्सल में खड़े होकर हम लोगों को हो हा कुछ कुछ ऐसा करना था, जी। लगाने थे। अब उस दौरान इसमें भी उन्होंने जो गालियां दी, इतनी गंदी गालियां जो सारी हमारे, अब उनके लिए गंदी नहीं रही होंगी, हमारे लिए चूंकि हमने इस तरह का अभ्यस्त नहीं था इस तरह गालियां सुनने का, तो उन्होंने बहुत गालियां दी। मुझे डर लगा कि हमारे साथ में एक लड़का और आ गया था जो थोड़ा सा ब्राह्मण था, लेकिन बदनाम वही उनको मार सकता था पटक करके। लेकिन मैं डर गया कि यार इसने झगड़ा कर लिया तो मेरा नाटक का चांस खराब हो जाएगा, बस झगड़ा ना जी। करे। बाकी इनको गाली जी। देना, मारना है, वो जो मार लें, वो कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंततः हमने वो नाटक किया। अब नाटक एक करूं और उसके पहले मैं सोचूं कि मैंने सब सोच लिया था कि देखो मुझे आयन करना भी आता है, मैं ये करके भी अपना खर्चा चला लूंगा, मुझे तो पंचर बनाना भी आता है, ये भी कर सकता हूँ, और इस तरह चाय बनानी भी अच्छी आती, तो चाय की गुमटी के सेट कर लूं। दोस्तों से बात करते थे यार चाय की गुमटी कहीं सेट हो जाए अपनी, तो उससे खर्चा निकल आए और शाम को हम नाटक करेंगे। तो जी। ये सब हालांकि नहीं हो पाया। तो वो नाटक पहला था कोठा, रमाशंकर निशेष का, मिनी रविंद्रालय में हुआ, और वो नाटक बहुत चर्चित हो गया, हिट हो गया, अखबारों में छप गया, चित्र भी हमारे छप गए, नाम भी छप गया। तो ये तो कमाल ही हो गया पहले नाटक में। और सब लोगों ने देखा जी। ग्रुप के कि ये तो बहुत मेहनती लड़के हैं, इनको सेक्रेटरी बना दो, इनको संस्था संभाल दो, इस चलाएंगे। मैंने कहा नहीं जी। भाई, मुझे नहीं बनना है संस्था का ये कुछ, और आप लोग जो है, मुझे था कि समय कम है और बहुत काम करना है, तो दौड़ दौड़ के जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने निर्देशक हैं, सबके साथ सीखो, नई नई बात सीखो। फिलहाल उनके साथ मैंने 3 नाटक किए शीतल मुखर्जी के साथ, और तीसरा नाटक करते करते मुझे आभास हुआ कि यहाँ पर बात नहीं बनेगी। उनका जो तरीका था, रवैया, वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं था, मतलब अमेचर भी नहीं था मैं कहूँगा। 6-6 घंटे रिहर्सल करने के बाद उस नाटक, नया बीज, एक थम्मन सिंह सरस जी हैं वहाँ लखनऊ के, राइटर थे और ऐतिहासिक नाटक लिखते, और नया बीज एक नाटक लिखा था उन्होंने, तो इन्होंने डायरेक्ट किया उसको। तो 2 महीने रोज 6 घंटे या 4 घंटे रिहर्सल करने के बाद भी हम अंत में कभी भी पूरा रन थ्रू नहीं कर पाए। और इसका जी। दुख ये हुआ कि स्टेज पर भी यही हुआ कि 2 तरफ से 2 एक्टर ने एंट्री ले ली, और
लाइट मैन भी कंफ्यूज हो गया, किसको लाइट देनी, आना किसको, आया कौन है, मैं क्या करूं। तो उस दौरान मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने डिसाइड किया कि अब इनके साथ मुझे काम नहीं करना है। और लाइट मैन जो थे, मतलब उस लाइट डिजाइनर जो थे, ऑपरेटर, हमारे बीएनए के थे, एक पुराने फिर मित्र बन गए जिनका नाम था स्वामीनाथ पांडे जी। तो वो पांडे जी भी अपने स्ट्रगल के दौर में थे, तो फोटोग्राफी अच्छी करते थे, तो फोटो खींचना और उसको बेच करके वो भी अपना खर्चा चलाते थे। तो इस तरह से अपना दोस्तियां लोगों से बढ़ी और फिर मैं बीएनए के चक्कर लगाने लगा, वहां भी जाता था, वहां जो अपने कल्लन जी हैं उनसे दोस्ती की। तो उस बहाने बीएनए के अंदर, दरवाजे के अंदर भी घुस के और सब शेक्सपियर बड़ी बड़ी सब फोटो देख के भी मुझे लगता था अरे क्या बात है, महान है। जी छन्नीलाल चौराहा महानगर में था। तो उस दौरान जी वहाँ बीएनए के बहुत सारे लोगों से मैंने दोस्ती कर ली। तो बहुत लोगों को फिर शहर में लगने लगा कि बीएनए कर चुका है, बीएनए का आदमी हो गया। जी तो फिर बीएनए के ही एक पास आउट थे, मोहन अग्रवाल जी, पूरा नाम क्या था, तो उनके साथ एक नाटक किया था उद्भव, जिसमें बीएनए के सारे लोग थे, मुझे छोड़ करके, डायरेक्टर है, बाकी 2 एक्टर। तो वो नाटक किया, उसकी बहुत चर्चा हुई और बहुत बढ़िया नाटक हुआ वो, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और था द डाइस पासे के नाम से, फ्रॉब्स ब्रैम्बले का नाटक था, जी और जी किसे राजू शर्मा ने शायद उसको ट्रांसलेट किया। खैर, तो इस तरह से नाटक चल पड़ा और मैं लगातार लखनऊ के दौरान मैंने इतनी कार्यशालाएं, जितनी भी संगीत नाटक अकादमी आयोजित करता था वो मैं सब करता था। मैंने डायरेक्शन की भी की, मैंने पपेट की भी की, मैंने म्यूजिक की भी की, मैंने डांस, सारी जो भी होगा मैं कर लूंगा, वो सब जी कार्यशालाएं सर करता था। और नाटक हर महीने हो रहे थे, मैं कर रहा था। 5 नाटक मैंने संस्कृत के लिए राजा भाई के साथ, राजा भाई अवस्थी के साथ मैंने नाटक किया। मैंने फिर बाबा के साथ, सुरंग मोहन कुलश्रेष्ठ जी के साथ किया। यूनिवर्सिटी में फिर 2 नाटक किए, थपलियाल जी के साथ, अंधायुग और ध्रुव स्वामिनी। वहाँ 1 साल का कोर्स भी शुरू करवा दिया गया, डिप्लोमा कोर्स वहां पर। तो इस तरह से मैं पूरे रात दिन नाटक करता, पपेट भी करता था साथ में। पपेट की मयूर पपेट थिएटर है वहां पे, उनके साथ भी बहुत काम किया। शोज जी स्कूल में करना, कॉलेज में, बर्थडे में, जहां जहां होता था हम जाते थे वहां। तो उससे हमको 100-200 रुपए, 250 रुपए के आसपास मिल जाते थे, तो वो अपना काम हो जाता था उससे। फिर वहीं पर रहने का, मयूर पपेट थिएटर का एक वर्कशॉप थी रविंद्र पल्ली में, तो उसी के एक सदस्य थे मिलन यादव। उनका वो प्लॉट था, तो गोडाउन सा था जिसमें वो सीमेंट की, एस्बेस्टस की वो पड़ी हुई थी। आधे एक एरिया में एक मजदूर रहता था जो उस प्लॉट का ख्याल रखता था, और मैं फिर, मुझे भी उसी में थोड़ी जगह मिल गई, तो मैं उधर आ गया था, शिफ्ट हो गया था। तो इस तरह से मैंने नाटक, और दिल्ली में मंडी हाउस देखा नाटक, दिल्ली में देखा पहली बार है, दिन में भी नाटक होता है, ये मेरे लिए बड़ा जी आश्चर्यजनक था। 3 बजे का शो, अरे मैंने कहा वाह। जी वहां भी पासेस वगैरह थे, लेकिन मैं लाइन में ऐसे लगा रहा, लोगों ने पूछा कि पास है, मैंने कहा नहीं है, क्या करें, मुझे देखना है। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे पास अरेंज कर दिया। तो इस तरह से मैंने बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे नाटक देखे। रतन थियम जी का नाटक देखा, और गुजराती कुमारनी अगाशे नाटक देखा, किसी फूल का नाम लो, और बहुत सारे वहाँ नाटक, चूंकि डेली कुरियर में काम करता था उस दौरान, कुरियर में भी काम कर रहा था मैं, जी ये सब करते हुए, तो कुरियर में तो क्या अप डाउन हो जाता था उस बहाने। तो इस तरह से मैं नाटक का सफर शुरू हुआ और होता रहा। फिर एनएसडी के लिए मैंने 92 में भरा, 91 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो 92 में मैंने एनएसडी को भरा। उसी दौरान क्या हुआ कि मुझे जाने से करीब 1 महीने पहले मुझे पैर में बहुत तकलीफ हुई बेनतहा, और पता लगा कि वो साइटिका है आपको। तो मैं चल फिर नहीं सकता था सामान्यतया, तो लंगड़ाते हुए भी फिर भी मैं चलता रहता था, सबके घर जाना, सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, सबसे सीखना कि ये तैयारी करनी है एनएसडी की, वो सब करता रहा बाबा के साथ, हपलिया जी के साथ। और उछल के बैठता था साइकिल पर, और जैसे तैसे मैं चलाता था साइकिल को साइटिका के दौर में। और वो अपना चलता रहा एनएसडी। फिर प्री मैंने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू और ऑडिशन सब हुआ, वो हो गया, ओके हो गया। फिर फाइनल के लिए गया, 3 दिन की वर्कशॉप थी। तो वहाँ मेरे पैर ने, मेरी तबीयत ने साथ बिल्कुल नहीं दिया, और मैं कर नहीं पाया। चूंकि
एक तरह से कहा जाए कि मेल न्यूट्रिशन का मैं शिकार हो गया था। इतने सालों में बहुत ही जी रेयर कभी रहा होगा घर से निकलने के बाद कि हमने जिसको खाना कहते हैं ना, चावल, दाल, रोटी, ऐसी चीजें हमने खाई हों। बहुत शायद किसी के यहाँ गया हूँ तो किसी ने खिलाया हो। अदरवाइज जो है हम कभी रोटी जी नमक खा लिया, कभी सिर्फ चावल दाल खा लिया, कभी खिचड़ी, तो ऐसा। और काम बहुत ज्यादा करते थे हम। काम इतनी दौड़ भाग, इतनी साइकिल जी चलाना, तो लिहाजा बहुत कमजोर और बहुत बीमार, साल में 8 महीने बीमार भी रहते थे। तो सब कुछ साथ में लेके चल रहे थे। लेकिन साथ में एक कविता चल रही जी थी सर। कि उसे मैं पालूंगा जिसे ख्वाब में देखा है, उसे ढूंढ निकालूंगा जिसे ख्वाब में देखा है। परियां क्यों न लुभाएं मुझे और शेर क्यों न डराए मुझे, मुझे मंजिल अपनी मंजिल पे है जाना, मुझे पागल कहो या दीवाना, मुझे मौला कहो या मस्ताना। ये कविताएं जो थी ये बहुत ताकत देती थी। इनका जी साथ सर। बहुत ज़रूरी था और ये थी मेरे साथ। तो इस तरह से नाटक के दौरान मैंने काफ़ी नाटक किए, पढ़ाई की, वर्कशॉप्स की, और ये संघर्ष लेकिन ना बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग यस कहेंगे सर। कि संघर्ष करके दुखी हो जाते हैं उस नाम को लेकर। मैं कहता हूँ वो थाती है। जिसने सही बात है सर। संघर्ष नहीं किया उसमें बहुत कुछ अधूरा है। अधूरा तो मुझ में भी है, सब में रहता ही है। और इसके जी बारे में भी मैंने कविता लिखी थी। उसकी लास्ट ये लाइन है कि जो पूरा है वो दुनिया में कहाँ है, सब कुछ अधूरा है। वाह। जो पूरा जी कंप्लीट है वो दुनिया में नहीं। तो संघर्ष जो है उसके बारे में भी मैंने कहीं तो लिखा था जी सर। कि संघर्ष जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता, सबसे बड़ी ट्रेनिंग वो देता है, सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है, आपको तराशता है। तो संघर्ष जिसके पास नहीं है ना, वो बहुत बड़ा गरीब आदमी है। सही और बात। उसको दूसरे को दोषी ठहराऊं, तो जैसे मुझे भी घर, सब जगह बड़े प्रताड़नाएं, बड़ी सारी चीजें, बड़े वो मिलते थे। अरे ये करने चले हैं, अरे हीरो बनेंगे, अरे ये होंगे, घर में भी है पटिया पारे अमिताभ बच्चन बने घूम रहे हैं। तो बातें होती रहती, होनी चाहिए, ठीक, उसमें कोई दिक्कत हम्म। किसी से। लेकिन मुझे कभी शिकायत नहीं रही कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, उसने साथ नहीं दिया। इसका कोई कोई अर्थ नहीं। संघर्ष रहा जिसने मुझे बहुत बहुत मजबूत बनाया, जिसने इतनी कविताएं निकाली, जिसने इतना मुझे लिखना पढ़ना ये सब कुछ सिखाया। जी सर। तो इसलिए संघर्ष बहुत मेरी बहुत बड़ी थाती है, मेरी पूंजी है वो, जी मैं कहना चाहूंगा। तो एनएसडी में फिर ना ही हो करके फिर बीएनए का एक सेशन 0 हो गया था, तो जी। इसलिए 92 में हुआ, तो फिर मैंने बीएनए में फिर दिया और वहां पर मेरा हो गया, एडमिशन होना जी। वहां एडमिशन हो गया। तो फिर यहाँ का सफर शुरू हुआ। सर, आपको बचपन से ही कविताओं का शौक रहा है, तो स्कूल की वो कहानी की किताबें कैसे कविता में और कविता की किताबें कैसे नाटकों में तब्दील हुई, उसके बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल। जो जो मैंने कहा कि संघर्ष आप किसी से तो बांटते हैं, कोई तो आपको साथ देता है ना। जी किसी के कंधे पर तो आप सर रखना चाहते हैं, कोई तो कंधा ढूंढते हैं। तो मेरे जी पास जो कंधा था, जो साथी था, जो रोशनी थी, जो मशाल थी, वो सब कुछ कविताएं थी। जी वो सब कुछ कविताएं थी। और मेरी साइकिल थी, एक झोला था, ये मेरे बड़े साथी थे। झोला हमेशा रहता था। उस पर भी एक कविता लिखी थी मैंने, ये शायद 89 की है, मैं जी और सर। मेरा झोला। वैसे तो अधिकतर लोग बैग ही कहते हैं, मेरा झोला यानी कि बैग प्राय रहता है मेरे साथ ही। मेरा झोला और मैं एक दूसरे के पास आ गए हैं काफी। मेरे बिना उसका और उसके बिना मेरा, झोला मात्र झोला नहीं है। जी झोला मात्र झोला नहीं है, उसके साथ हैं ढेर सारी चीजें। ढेर सारी नहीं तो मेरी राह के उपयोग की तो अवश्य। मेरा झोला और मैं एक दूसरे के होते जा रहे हैं पास, अत्यंत पास। एक दूसरे पर बढ़ती जा रही है निर्भरता, अधिक और अधिक। झोला सिर्फ झोला नहीं है, उसमें है कुछ किताबें, कुछ कापियां, कुछ अनसुलझे टूटे फटे मुड़े पन्ने। जी कुछ अनसुलझे टूटे फटे मुड़े हुए पन्ने और एक अदना सा बिना ढक्कन का कलम।
जो कि उपस्थित रहता है मेरे मनोभावों को उतारने के लिए कोरे कागज पर। मैं और मेरा झोला हो गए हैं पास, अति पास एक दूसरे के। वाह। तो ये हो सकता है हर आदमी ना महसूस करे, लेकिन मैं चूंकि मेरी बड़ी अंतरंगता रही है जी झूले के साथ, तो ये इसी तरह की थी। जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, तो एक जी कविता जी ये थी कि आजकल मैं अपने पीछे लगा हूँ, जी आजकल मैं अपने पीछे लगा हूँ, बराबर अपने पर नजर रखता हूँ, कब कहाँ कैसे क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ और क्यों नहीं करता हूँ। कब कहाँ कैसे कब क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ और क्यों नहीं करता हूँ, फिर भी कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाता है, वो दूसरी नजर भी उसी में खो जाती है। तो इस तरह से कहीं ना अपने को ऑब्जर्वेशन, अपने को समझना, अपने खोज जी करते रहना। जैसे मैंने जी कहा कि गांव में किताबें पढ़ी, तो मैंने उस दौरान ओशो को, विवेकानंद को, वो सब भी मैंने काफी पढ़ी, सारी चीजें। ये साथ जी साथ ये दोनों चीजें हमारी चलती रही। चलते रहे। और लखनऊ में नाटक ये चलता रहा, कविता चलती रही। जब नाटक शुरू किया, मैंने कहा कि जैसे वर्कशॉप की नाटक, उस दौरान मैं लिखता भी रहा, पत्रिकाओं में जी छपता रहा। उस दौरान मैंने रेडियो में, युवाणी में मैं अपनी कविताएं दे के आया, वहां पर अप्रूवल हुआ, वहां मैंने कविताएं सुनाई, फिर युवाणी का संचालन करने लगा। एक वहां से पत्रिका निकलती है रंगयात्री, उसमें मैं नाटकों की समीक्षाएं, बाकी कार्यक्रमों की समीक्षाएं भी लिखता रहा, हास्य व्यंग्य लिखता रहा। जी तो ये लेखन भी साथ साथ मेरे, और जो कवि और साहित्यकार थे लखनऊ के, उनके साथ मेरा ना संपर्क भी बराबर बना रहा। उनके साथ जी उठना बैठना मिलना, यानी कि पूरा दिन जो है, एक भी सेकंड में अपना कि मैं सो रहा हूँ या मैं बैठा हूँ या खामखा, एक बिल्कुल कभी नहीं रहा। जी हमेशा चलते रहना। लीलाधर जगूड़ी जी भी थे, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, और अभी तो रिटायर हो गए, सूचना संपर्क जनसंपर्क विभाग के निदेशक थे और बहुत बड़े राइटर कवि थे। तो जी उनकी कविताएं पढ़ना, उनके पास जाना। अखिलेश जी बहुत बड़े राइटर कवि वो हैं, कहानीकार लखनऊ के, उनके घर जाना, उनका सबका, इन सबका बड़ा स्नेह मिला, बहुत प्यार था इन सबका, जी जो मेरे लिए ना बहुत ताकत वाली चीज थी। और दोस्त अच्छे बन जाना। और मजेदार बात की, जैसे कोई हो चलते हैं ना सड़क पे, तो मैं जी झगड़े लड़ाई से बचता था। तो ये थॉट रहता था कि टकरा गई किसी से साइकिल, तो एक स्माइल देना, सॉरी बोलना, आगे बढ़ जाना। नहीं तो जी मैं सोचता था कि मैं झगड़ा करूंगा, तो मैं फिर अगले दिन 4 आदमी लेके उधर बैठूं और वो 4 आदमी लेके बैठे, तो हम इसी में फंस जाएंगे, तो मेरा टाइम हो जाएगा खराब, है ना। तो भाई जी सॉरी बोलो, हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, अपने काम पे लगो। इस मेरी गलती, उसकी गलती, जी किसी सर की गलती रही हो भाई, आगे बढ़ो। तो इस तरह जी से हमारा सफर भारतेंदु तक आया, जी जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सहयोग था। अब इस एक जैसे भारतेंदु में आया, तो वहाँ एक सॉल्वेंसी बनती है, यानी कि गारंटी का एक पेपर देना पड़ता है। अब मेरे पास कोई गारंटी नहीं, ये भी बड़ा अद्भुत था। तो एक दोस्त था जी राजीव, तो मैंने उसको बताया, यार ये कैसे हो। तो उसने अपनी मोटरसाइकिल की सॉल्वेंसी बनवाई जाके कोर्ट से, एक तरह से गिरवी जैसा कुछ हो इस तरह का ना, वो बनाया, वो जी उसने लाके फिर जमा किया उसकी सॉल्वेंसी के तहत। तो ऐसा एडमिशन हुआ मेरा। और तब जी महानगर में से यहाँ गोमती नगर में किराए पर बिल्डिंग, ताज के आसपास वाला जो एरिया है वहां पर आ गई थी। जी और गोमती नगर बन रहा था, जिसमें धूल ज्यादा थी, सड़कें बन रही थी। और एक यादव जी की दुकान थी, जिसमें हम लोग धूल भरी पूड़ियाँ और सब्जी खाते थे, आनंद था उसमें। और जी आते ही हमें ये मिला बीएनए में कि गेट के बाहर हमारे जी जो सीनियर थे, वो ताला लगा करके वो बैठे हुए थे। तो बड़ा जी केने, है ना। और बैठे थे, उनको कुछ था कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, कुछ था उनके साथ इशू। तो खैर हम लोग आए, जी तो उनको माला रोज पहनाते थे, उनके लिए खाना बना के लाते थे, है ना। जी सब दोस्त मिल करके, जो लखनऊ वाले बाकी लोग थे, तो उनके साथ इस तरह से हमारा आज भी संपर्क है, बहुत अच्छा संपर्क, एक बड़ा जूनियर सीनियर का संपर्क नहीं उनके साथ, बड़े दोस्त का संपर्क है। मैं प्रभात प्रभाकर जी जी हैं, महत्वपूर्ण वही हैं।
जी। तो इस तरह से फिर बीएनए का सफर रहा। बीएनए में आ गया, वहाँ भी हमने काफी वहाँ भी किताबें थी, पढ़ने लिखने की थी, अच्छी चीजें थी। जी। वहाँ जो लोग आए, थपलियाल जी आए, फ्रिट्ज बेनेविट साहब आए, रामा मूर्ति जी, एचवी शर्मा जी, बहुत बढ़िया टीचर थे ये लोग आए। तो इन लोगों ने अपना बहुत कुछ सिखाया, हमने वो सीखा। जी। तो इस तरह से लास्ट में हमारे साथ एक और दुर्घटना हो गई थी भारतेंदु में, कि जी। मैंने तुमसे पहले कहा कि खाने पीने का चूंकि कोई ठीक व्यवस्था कभी रही नहीं, मुझे जी। जॉन्डिस हो गया था और लंबा हुआ, मतलब 3 महीने, फिर मतलब 4 महीने हो गए, एक बार हुआ फिर ठीक हुआ। तो अटेंडेंस कम हो गई, लिहाजा सब लोगों ने मना कर दिया कि तुम बैठ नहीं सकते हो। तो मानसिक स्थिति में मेरी बहुत ठीक नहीं थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं बैठ सकते, उठ के चल दिए। तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, तुम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे एग्जाम। तो फिर ये हुआ कि नहीं, आप जो उस समय कोई डायरेक्टर नहीं था, जो कल्चर की जो डायरेक्टर थी वही थी, तो उनसे लिखवा के लाओ। तो उनसे कर लिखवा के लाए और फिर इस तरह से हमने एग्जाम दिया और वो पास कर लिया। और जी। फिर मैंने बाद में अपने को व्यवस्थित करने के लिए रात में समय पर सोना, सुबह योगा करना, और दूध जलेबी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पता नहीं क्या था कि जब भी वीकनेस जी। हो जाती थी कुछ, तो वो दूध जलेबी बहुत जल्दी रिकवरी करवाती थी। तो वो करते करते और योगा खूब किया, तो 2-3 महीने में इतना मैं पावरफुल और मेरा मेंटल स्टेट तो बहुत व्यवस्थित हुआ। बहुत तो बढ़िया। अचानक मुझे लगा कि नहीं, 94 में निकले, 95 में मैंने कहा मुझे बम्बई जाना है। उसके पहले दिल्ली में रिपर्टरी वगैरह में दिया, वहाँ नहीं हुआ था। तो और दिल्ली शहर एक्चुअली मुझे कभी पसंद नहीं आया। जी। हिंदुस्तान के शहरों में सबसे खराब शहर वो मुझे लगा है। वहाँ के लोग बहुत रूड रूड। और अनह्यूमन। इवन एनएसडी के एक टीचर रहे हैं, मुझे जी। कहते हुए बड़ा दुख होगा, लेकिन निश्चित रूप से वो टीचर भी मेरे हिसाब से डायरेक्टर भी रहे, लेकिन उनके अंदर ह्यूमिलिटी नाम की चीज नहीं रही। तो उन्होंने भी इस तरह की बातें करी वो। तो खैर वहां से मैं तो दिल्ली पसंद नहीं था, तो लिहाजा मुझे बम्बई में अचानक अंदर आया कुछ, और मैं कहा नहीं, बम्बई जाना है, और इस तरह जी। से निकल आए। जैसा कि आपने अभी बताया कि नाटक करने का जो जुनून था, जो ललक थी, तो उसने आपके करियर में कैसे मदद करी? वही थी, वही करियर है। क्योंकि मैंने कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, सेकंड ऑप्शन नहीं सोचा मैंने कि ये नहीं हुआ तो जी। ये कर लेंगे, या नौकरी कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। वो कुछ सोचा नहीं। हाँ, नाटक करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो मैं कर लूंगा। मैं चाय की दुकान खोल जी। लूंगा, या फिर मैं आयन स्त्री कपड़े कर लूंगा, या प्यून बन कुछ कर लूंगा। लेकिन जी। नाटक नहीं करूं या उसके बजाय नौकरी कर लूंगा, वो नहीं मैंने कभी सोचा। सर, जैसा कि आपने अब तक बताया कि काफी संघर्षपूर्ण रहा आपका जीवन, जब आप लखनऊ आए, थिएटर की शुरुआत करी, तो यहाँ से जब आप मुंबई पहुंचे, तो वहां किस तरह का स्ट्रगल रहा, उसके बारे में भी कुछ बताएं। वहाँ भी आनंददायक रहा, लेकिन संघर्ष ये अलग तरह की चीज, एक बार फिर से साबित करना, एक बार फिर से जमाना। लखनऊ में इतने दिन आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल नाटक कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगे, आप नाटक करने लगे, वो हो गया। लेकिन मुंबई में आपको फिर से चीजें करनी है। तो यहाँ जी। आया तो शुरुआती दौर बड़ा सबके साथ होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अरुण शेखर के साथ हुआ है, सबके साथ होता है। अपने जी। जी। अलग तरह के अनुभव होते हैं, अलग तरह का जीवन होता है। अ, जी। तो यहाँ भी शुरुआत आए तो जिनके साथ एक थे हमारे सहपाठी और सीनियर ही थे। तो लखनऊ में पता चला था कि वो उनके पास बड़ा कमरा है, उसमें उनको वो चाहिए कि वो सहयोगी जो कमरा किराए बटा ले। तो बात करके आए थे, मैं और हमारे एक और बैचमेट। लेकिन वहां पहुंचे तो अचानक तब बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई जगह नहीं है। और वो जो संवाद बोले, जी। वो तो अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं। आ गए, अभी तो गालों में गड्ढे पड़ेंगे, पैरों में छाले पड़ेंगे। और ऐसे ऐसे एकदम, है ना, वो ऐसे एक उस पर बैठे हुए थे, और उनकी बनियान में छेद थे कुछ, है ना। जी। तो इस तरह के जैसे उन्होंने ये बताया मुझे। तो हम कहा कहाँ जाए, बोले यहाँ तो जी। व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से हमने फिर सोचने लगे, अब और किसी को जानते नहीं और कोई है नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे।
इस तरह से। तो खैर एक और हमारे एक और बैचमेट थे मिस्टर व्यास, जो कि आ चुके थे पहले यहाँ पर करीब 6 महीने पहले। तो वो वहीं रहते थे, तो उनको भी वहां से निकलना था, व्यवस्था करनी थी। वो अनुभव सिन्हा और अशोक पूरन जी की एक कंपनी थी माई फिल्म्स, उसमें काम कर रहे थे और सीरियल चल रहा था। तो लिहाजा उनका फिर जी सहयोग रहा और हम वहां से निकले। तो निकले जी तो फिर उस निकलने वहां से तो निकले, वो निकले तो थोड़ा बाद में। उसके पहले हाँ, ये पता चला कि हमारे जो सीनियर थे प्रभात प्रभाकर जी, वो कैंपस सीरियल बहुत हिट उस दौरान में चल रहा था जी टीवी का, वहां वो असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो उनके जी पास हम गए और उन्होंने मतलब इतने काइंड और इतने मतलब, उनकी वाइफ भी आगे नई नई शादी हुई थी, कोई ऐसा जल्दी करता नहीं। तो उन्होंने हमें अपने 10 बाई 10 या 10 बाई 12 के कमरा होता होता था, और उसी में ही जी लेटरिन वहीं पर, किचन सब उसी में होता था। तो उनका डबल बेड था, टीवी था उसमें, तो एक 1.5 फीट की जगह बस्ती थी। तो जहाँ पर हम कम से कम वहाँ रहने की और उन्होंने व्यवस्था दी, तो वहाँ हम सो जाया करते थे। जी तो इस तरह से उनका सहयोग रहा बहुत ज्यादा। और हम फिर काम ढूंढने लगे तुरंत। उसी दौरान ही मैंने रेडियो में, जो कि एक थोड़ा अनुभव था लखनऊ का, और इसी दौरान लखनऊ में मजदूर मंडल एक कार्यक्रम आता है और किसानों के लिए, उसमें भी अप्लाई किया था। तो वहाँ हो गया था जी मेरा, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। जी तो यहाँ आके मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर आकाशवाणी में एप्लीकेशन दी, और वो अक्टूबर नवंबर तक उसका हो गया और मैंने वो ज्वाइन कर लिया था आकाशवाणी। तो जी एक थोड़ी सी व्यवस्था हो गई थी कि चलो 200 रुपए मिलते थे रोज, तो जी एक चीज हो गई कि चलो कुछ तो है काम। और मैं उस फोटो बांटने, तो मैं बम्बई से फोटो लखनऊ से फोटो खिंचवा के लाए थे, तो लगा था यही जी महान है। यहाँ के देखा कि क्या कचरा है, तो जी कई लोग तो जानने वाले थे और पुराने, वो भी ऐसा ही बायोडाटा फेंक देते थे, फोटो फेंक देते थे ऐसे, जी है ना। तो इस तरह से यहाँ का सफर शुरू हुआ। और एक साल बाद मुझे पता चला कि यहाँ हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, एक दूसरे जी का कोई सहयोग जान पहचान वो चीज है नहीं। और इवन ये होता था कि कहीं एक जगह भी खड़े हैं, मिले गए तो अच्छा आ गए, ये जी वाला एटीट्यूड रहता था। तो ये अब जी पता नहीं कैसे मिला और कहाँ से आया, इसमें न जाके हमने सोचा कि करना क्या है, कि यहाँ पर इस परिवार को इकट्ठा करना। मैं और मेरे साथी जो थे व्यास, तो हम जी लोगों ने फिर इकट्ठा करके कि एक गेट टुगेदर साल में होना चाहिए, हम एक दूसरे को जाने तो कौन है जी क्या है, और परिवार के साथ हो बात। पहले तो सिंगल, बाद में परिवार के साथ, कि किसी के घर में अगर आपने बेल बजाया जाके अपने सीनियर या जूनियर या किसी कलीग के, तो कम से कम दरवाजा खोले, पहचाने और एक चाय पिला सकता है तो पिला दे, नहीं पिलाए तो कोई बात बिल्कुल नहीं, लेकिन एक अजनबी जी की तरह से ना रहे हो आ सिचुएशन है। रहे जी तो परिवार के साथ हमारा, तो ये हमने किया खूब, और 16 साल तक किया। उसके लिए हमने एक बुकलेट छपवाई, उसका नाम बी पॉजिटिव रखा। उसमें सबके जी बायोडाटा, फोटो सब कुछ रखा कि इसको सबके पास रहे। फिर उसको कलर्ड में किया, फिर उसके तो लोगों के कंट्रीब्यूशन ले ले करके, तो इसमें ज्यादा चीजें गई। फिर एक सागर सरहदी जी, यहाँ पर नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये हैं बाजार फिल्म जिन्होंने बनाई थी, बहुत सारी जी फिल्में, सिलसिला, चांदनी सब लिखी है। तो उनके साथ चूंकि साहित्यिक थे व्यक्ति, तो अखिलेश जी जो था, मैंने जिक्र किया था, कहानीकार हैं, उनके मित्र थे यहाँ रमन मिश्र। तो उनके पास भी गया, तो उन्होंने एक दो सब जैसे सागर सरहदी जी का संपर्क दिया, तो उनके पास गए। तो जी वहाँ नाटक का काम हमने शुरू किया। नाटक 98 में यहाँ प्ले करना शुरू किया, प्ले किया, उनके काफी शोज किए। दायरा अपना इसी तरह से बढ़ता गया। बीच बीच में नाटक भी जी करते रहे और रेडियो करते रहे। डबिंग भी हमने शुरू कर दी फिर अपना डिस्कवरी चैनल के लिए, फिल्मों के जी लिए। तो ये इस तरह से काम चलता रहा, कुछ फिल्में भी की। लेकिन क्या है, यहाँ पर जब तक कोई चीज आपकी हिट नहीं होती है ना, ब्लॉकबस्टर हो जाए, तब तक आप कुछ भी जी कर लें, उसका कुछ अर्थ नहीं होता। वो सीरियल करें, फिल्म करें, ऐड करें। तो मैं फिल्में जी करता रहा, सीरियल भी करता रहा, लेकिन कोई चीज ऐसी क्लिक कर जाए, या ऐसी, जैसे मैंने बड़ा सीरियल मुझे मिला जिसमें काफी बड़ा रोल था मेरा, उर्दू जी चैनल के लिए, लेकिन वो चैनल बंद बंद हुआ, वो आया ही नहीं।
मैंने एक फिल्म की जैसे बीएनए के काफी लोग थे, सब कुछ है कुछ भी नहीं, तो नाम के जैसा ही हो गया उसमें, सब कुछ था और कुछ भी नहीं हुआ। उसमें गाने अच्छे थे, कहानी अच्छी थी, चीजें थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रिलीज नहीं हो पाई ठीक से वो। इस तरह से तो कोई चीज आते आते जिनसे लगता है आपको कि नहीं इससे तो कुछ हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम संभाव में आते गए, कर लो और भूल जाओ, कर लो और भूल जाओ, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भूल जाओ। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जी सीरियल मुझे मिला 98 में, उसका नाम था परशुराम। तो उसमें सबसे बड़ी जी खुशी मुझे मिली थी, मैं गया, उसका ऑफिस था वर्ली में, जहां मैं रहता था अंधेरी से दूर हुआ करता है वर्ली। बाहर के लोगों को जी नहीं आइडिया लगेगा, लेकिन मुंबई के लिए वो बहुत दूर है, वहां पे है ना, काफी दूर है एक्चुअली। तो वहां ऑफिस में गए जी और मिलकर उन्होंने वो तैराकी आती है, तो हम तो गांव में भैंस चराते हुए तैराकी खूब सीखी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहर और तालाब जगह सब जगह जी तैरना जानते थे। तो तैराकी आती जी है, हाँ, घुड़सवारी आती है, हाँ, सब ठीक है। और इस जी तरह से राजा तलक का कैरेक्टर एक परशुराम सीरियल में मुझे मिल गया। घर आया और कपड़े चेंज कर रहा था, उधर से फोन आ गया, आपको फाइनल किया जाता है और ये शेड्यूल है, ये जी वो। कमाल खुश हो गया मैं, वाह। तो इस तरह से वो कैरेक्टर मिला और बाड़मेर में हम शूट करने गए। जी लेकिन इसके साथ भी दुर्भाग्य रहा कि वो सीरियल कंप्लीट नहीं हो पाया इसी वजहों से, और अपना पेमेंट भी नहीं हुआ। जी तो बट बाकी दूरदर्शन के और बाकी चैनल के सीरियल करता रहा, फिल्में करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, इस तरह से अपना सफर चलता रहा। और जी रेडियो में भी मैंने खूब काम किया, कई कई चैनल। एक बार मैं आपको बताऊं कि 3 चैनल एट ए टाइम, एक समय पर 3 जगह पर मैं लाइव था। कोई आदमी सुनता तो क्या कहता, कैसे आदमी ये कर रहा है, क्या वो क्या रहा है। हाँ, मुझे कोई कोई भी चैलेंज होता है ना, तो मुझे करने में जी मुझे वो नहीं रहता, मुझे लगता हाँ हो जाएगा। सर, मुंबई में आप लोगों ने जो मिलने जुलने का समागम का नाम बी पॉजिटिव रखा, तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी बताएं। ये नाम क्या, कई बार लोग मिलते हैं, ये रखें फिर ऐसा करें फिर ऐसा करें, बातें 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 करते ना कई महीने हुए। तो मैं और जी अपना मित्र जो बताया ना, व्यास जी मेरे बैच में बैठे, मैंने कहा कुछ नहीं यार, बी पॉजिटिव। क्योंकि देखो थॉट हमारा बी पॉजिटिव, ऑलवेज मैं बहुत पॉजिटिव रहने वाला आदमी ऑलवेज रहा हूँ। जी तो बीएनए से बी निकला कि बीएनए के पॉजिटिव लोग, बीएनए के भी पॉजिटिव लोग, है जी ना, उन लोगों का ये ग्रुप है। उसमें कोई ये नहीं भी हमने नहीं, कुछ लोगों ने बात रखी जैसे कि इसने 1 साल किया है, या इसने सर्टिफिकेट नहीं लिया, हमसे इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, हम एक परिवार के जी हैं, दैट्स इट। तो इस जी तरह से हमने बी पॉजिटिव नाम निकाला और उसको ग्रुप बन गया। सर, देखा जाए तो जब से आपने रंगमंच में शुरुआत करी काम करने की, तब से आपका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा, चाहे वो रहने को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, काम को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो। तो ऐसे समय में भी आपने अपने मन का मनोबल गिरने नहीं दिया, उसको बनाए रखा। तो इसके बारे में भी बताएं। जो जुनून होता है ना, वो बहुत, उसमें जी कुछ आपको सुनाई दिखाई पड़ता ही नहीं है, आपका बाकी कोई जी सेंस नहीं आपको समझ में आता है। तो जी इतना ज्यादा जुनून था, मैं वही कह रहा हूँ, 104 के बुखार में आदमी कल्याणपुर, लखनऊ वाले जानते होंगे कल्याणपुर कहाँ है, जी खुर्रम नगर के आगे जी पिकनिक सर स्पॉट जो है वहां पहुंचती वहां। और वहां से ओडियन सिनेमा के पास एक डॉक्टर खान थे, वहां से दवा लेने आता था, क्योंकि वो 2-2.5 रुपए में कुछ दवा दे देते थे उस दौर। तो वहीं से चूंकि जी दवा भी दे देते थे और पीने वाला टिंचर वो क्या अपना वो भी दे देते थे। तो जी खुद ही साइकिल से जाके दवा लेना, और चूंकि ऑटो और बाकी तो आप सोच नहीं सकते, ऑटो जैसी चीज उफ, इसमें बैठना, तो लिहाजा, जी लेकिन कुछ मुझे सोचता नहीं था, कुछ नहीं जी सोचता था, सिर्फ सिर्फ ये वर्कशॉप हो रही है, नाटक हो रही है, नाटक पढ़ लेना है, कौन सा बुखार, जी कौन सी चीज, कौन सी कमजोरी, कुछ नहीं सोचता था। सर, बीएनए के समय आपके क्या अनुभव रहे, वो भी हमारे साथ साझा करें। बीएनए के दौरान तो जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई सीनियर बैच था नहीं, हम थे, मैं और मेरा जो सीनियर बैच था वो निकल रहा था, निकल गया था, बल्कि हम लोग जो दरवाजे पर मिले थे, ताला लगे जी बाहर, तो वो थे, उनसे नो डाउट बहुत ही बढ़िया हो गए, जिसमें प्रभात प्रभाकर जी थे, वो मुंबई में रहे सेटल, बाकी लोग तो यहाँ वहाँ। जी अच्छा, एक तो नवाज थे, नवाज लेकिन उस ग्रुप में वो शामिल नहीं थे, नवाजुद्दीन नंबरदार। जी और
शैलेंद्र तिवारी जी थे और जी एक और लोग थे, चूंकि फेड आउट हो गई चीजें, चूंकि फिर उनसे मिलना जुलना वो संपर्क रहा नहीं। प्रभाकर जी से बराबर रहा, चूंकि वहां मिले, फिर आके यहाँ हम साथ में भी रहे, फिर काम भी किया हमने। अ, और ऐसे अड़ोस पड़ोस में भी रहते थे, तो इतना ज्यादा हो जाता था कि चलो नाश्ता वहां कर रहे हैं, खाना वहां खा रहे हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तुम्हारे यहाँ नहा लें। तो ऐसा बम्बई में संपर्क जो है ना उनका जी रहा। तो उनका था, प्लस बीएनए में सारे लोगों से अच्छा संपर्क था। बाद में वाला जो बैच आया उसके कुछ लोग, परशुराम एक लड़का, उससे अच्छा था, बाकी लोग तो अपने अपने में रहे। जी अ, एक चीज थी, जैसे मैं तुमने जुनून वाली बात कही, एक गजल और लिखी थी, उसमें भी बात, चूंकि घूम घूम के कविताओं से मैंने कहा कि वो कंधा होती हैं कविताएं। गजल लिखी थी कि दिल के करीब कोई तन्हा सा दिल रहा होगा, तभी तो इश्क का किस्सा बयां हुआ होगा। वाह दिल के करीब कोई तन्हा सा दिल रहा होगा, तभी तो इश्क का किस्सा बयां हुआ होगा। और उसका एक और शेर है, मैं पूरी गजल नहीं सुनाऊंगा, जी कि लगी जो आग मिलन की तो यूं हुआ होगा, जी लगी जो आग मिलन की तो यूं हुआ होगा, कोई दूरी कोई दिक्कत कोई दुश्मन न बचा होगा। वाह तो सारी बाधाएं आप पार कर लेते हैं, अगर अंदर जुनून आ गया कि हमें करना ही है, तो फिर आप कर लेते हैं। तो वही बात जी थी कि वो करना था, और एनर्जी बूस्टर जो हमारी कविताएं थी हमारे साथ, और जी वो चलता रहा हमेशा, इसलिए। सर, आपने बताया कि ऑब्जर्वेशन का बहुत महत्व रहा है शुरू से, तो एक नाटक तैयार करने में ऑब्जर्वेशन किस तरह से मदद करता था? ऑब्जर्वेशन, आज भी मैं क्लास भी लेता हूँ तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग वही है, वो खुद ही कर सकते हैं और कोई खुद नहीं कर सकता। खुद को जी सुनना, खुद को परखना, कल क्या था, आज क्या है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है, क्योंकि ये बात पुरानी हो गई, मुझे भूल गई थी, लेकिन जब मैंने पुरानी कविता देखी तो ये देखा कि मैं खुद को ऑब्जर्व एक जमाने से करता रहा हूँ। अभी मुझे लगा मैं शायद अभी बात करने लगा हूँ, तो ये अभी की बात नहीं थी, ये पहले की थी, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस सर्किल में हैं, आज आपके साथ क्या हुआ, ये क्यों हुआ, आज आपके साथ हुआ दिन जी भर तो ये क्यों हुआ, ये ऐसी दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, ये घटना हुई तो क्यों हुई, आप अगर दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, जी आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं, है ना। उसको उसको जानना जरूरी जी है। उसको जब आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं जी अपने आप को, तो आप करेक्टिव मोड में भी रहते हैं भाई, आप चीजों को करेक्ट भी कर पाते हैं, है ना। ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने ये चीज की, इसका परिणाम ये ठीक नहीं रहा, तो लिहाजा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कि मैं, मेरे कई तकिया कलाम भी बन जाते थे, कि मैं हमेशा जी ना तफरी में के मूड में, तो एक तकिया कलाम एक शब्द को बार बार बोलना हो, वो 2 4 6 महीने तक, फिर मुझे ऑब्जर्व करता था कि ये जी ज्यादा हो रहा है, या यहाँ पर हम्म, ये फिट नहीं हुआ, नहीं अब इसको रोक देना जी चाहिए, वो मैं रोक देता। तो वो जी कंट्रोल मेरा मेरे ऊपर बहुत ऑब्जर्वेशन की वजह से हमेशा रहा, बहुत जी कंट्रोल रहता था किसी भी चीज पर। मैं जैसे कि बॉम्बे में आया, मुंबई कह सकते हैं अभी, जी तो मुझे एक च्युइंगम खाने की बड़ी आदत पड़ गई। मैं स्टेशन पहुंचू, सबसे पहले च्युइंगम ने, नशा जैसा हो गया च्युइंगम का। अचानक जी मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो आदत पड़ गई है, गलत। उसी दिन कैंसिल। मुझे जलेबी बहुत पसंद थी, तो जलेबी खाने की मैं आऊं, और 6 महीने तक मैं रोज जलेबी खा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ। अचानक मुझे रियलाइज हुआ है तो आदत पड़ गई है, कट। तो ये जो कंट्रोल होता है ऑब्जर्वेशन जी से सर करके अपने ऊपर, ये आप कर सकते हैं। सर, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं और आपने बताया कि बहुत सारे नाटकों में आपने अभिनय किया, तो क्या कभी कोई ऐसा भी नाटक रहा जो आपने देखा हो जिसमें एक्ट ना किया हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये किरदार मुझे मिलता तो मैं इसको और अच्छी तरीके से करता, या मैं इस तरह से करता? नाटक मैंने बहुत किए, नो डाउट, बहुत सारे हैं जो मुझे करने थे। अंधायुक करके मुझे बड़ा थपयाल जी के साथ बहुत आनंद आया। धृतराष्ट्र का जी कैरेक्टर किया था मैंने, जी धृतराष्ट्र। और इसी बल पे मैं कहूँ कि एनएसडी में मैं जब गया तो वहां डिस्कशन था, जी तो उन्होंने कहा कि मुख्य पात्र अंधायुक का कौन है, मैंने जी कहा धृतराष्ट्र है। जी तो
जबकि रोल बड़े लेवल पे उसका हीरो आदमी अश्वत्थामा को ही मानता है ना। तो मेरा कन्विक्शन इतना जबरदस्त था कि उनको ये मानना पड़ा। मैंने कहा धृतराष्ट्र ही है, चूंकि ये महाभारत जी का अंग है। महाभारत अगर हुई तो धृतराष्ट्र के ही वजह से हुई, उसके अंधेपन की वजह से हुई। ये सारा जी कारण अंधापन है। अगर जी आपका अंधापन नहीं है तो कोई युद्ध नहीं है, जी है ना। तो जी उनको फिर वो कन्विंस होना पड़ा। फिर मैंने जैसे कि आधे अधूरे है वो पसंदीदा नाटक है। मोहन राकेश के सारे नाटक मुझे बहुत पसंद है। जी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो ये सारे नाटक हैं कि ये तफाकन मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी भी मेरी इच्छा है कि इन सबको मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूं या एक्ट करूं। जी जैसे भी विसर्जन एक नाटक किया था मैंने दीप श्री मोहन जी के साथ वहाँ। अब देखो याद आ रहे हैं, इतने नाटक कर लिए थे वहाँ, बहुत कर लिए, बहुत कम जी समय में किया। तो वो जी मुझे बहुत पसंद नाटक था, बहुत अच्छा नाटक हुआ था वो। जी थपलियाल जी के साथ अबू हसन किया था, वो बहुत बढ़िया नाटक हुआ था। सर आपको फ्रिट्ज बेनेविट्स जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? जी इत्तफाकन उनके साथ हम प्ले भी करते, जी लेकिन सब वो अयोध्या की स्थितियां ऐसी हो गई थी, वो दौर था कि सब कर्फ्यू लग गया था, वो सब कुछ हो गया था, तो हम ज्यादा नहीं कर पाए कुछ। उनके साथ एक जी वर्कशॉप हमने की थी। जो कमाल के जी टीचर थे, कमाल की एनर्जी। उनकी उम्र वो उस समय मुझे जी लगता है 60, 65 या 70 के आसपास रही होगी। जी इतनी एनर्जी उस दौर में, उस चीज को समझना और बताना, जी इंडियन कल्चर, इंडियन कैरेक्टर्स, उन चीजों को इतना पसंद करते थे वो, उसमें इन्वॉल्व रहना और इंडियन नाटक को इंडियन की तरह से ही करना, है ना। तो ये जी उस ऑब्जर्वेशन के तहत बताते थे। ऑब्जर्व करो चीजों को, जब जानवर हो, आदमी हो, क्या हो, है ना। जी 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 तो वो बड़ा बढ़िया। एचवी शर्मा जी बहुत कमाल के टीचर थे, अद्भुत। जिन्होंने भी काम किया है वो सब यही शब्द उनके लिए इस्तेमाल करेंगे कि अद्भुत, कमाल। जी उन्होंने कोई एक परिभाषा कैसे बनाई जाए, किसी चीज को परिभाषित कैसे किया जी जाए, सिस्टमैटिक, जो कि किसी की भी समझ में आ जाए। परिभाषा क्या होती किसी चीज की? परिभाषा ये होती है कि वो सबके लिए, हर आदमी को उन 2 लाइनों में या 4 लाइनों में जो परिभाषित किया है, वो उससे कोई भी आदमी समझ ले, है ना। जी सर तो जी उन्होंने, जैसे क्लासिक आपने शब्द कहा कि भाई ये चीज क्लासिक है, तो क्लासिक क्या है? तो लिखो अपने क्या अपने है? हिसाब से, लिखो क्लासिक क्या है। तुम्हें क्या लगता है? जी सर मजबूत हो, सुंदर हो, ये बनावट हो, हर समय ये सब, हर आदमी अपना अपना लिख लो। चलो उन शब्दों जी को व्यवस्थित करो, इसकी परिभाषा बन गई। तो जी अब कमरा है तो कमरा, मैं अभी अगर बताऊं कि कहा जाए कमरा क्या है, तो कमरा कहेंगे कि आप एक जो चीज चारों तरफ दीवारें हो, छत हो। किसी ने कहा और कमरे में क्या होता है? हाँ, खिड़की भी होती, और क्या होता है? दरवाजा जी होता है। ठीक है। तो अब अलग अलग चीजें आपने लिखी, अब इसको व्यवस्थित कर दो। ये एक अच्छा ऐसी जगह है जो चारों तरफ की दीवारों से घिरी हुई हो, जिसमें 2 खिड़कियां और एक दरवाजा हो, है ना। उसे जी हम कमरा जी कहते हैं। मतलब इस तरह से किसी चीज की परिभाषा बताना। तो आज मैं उन चीजों को कैरी करता हूँ, और अगर जब मैं स्टूडेंट के साथ जाऊं किसी चीज को, तो ये बड़ी सिंपल चीज में किसी चीज को परिभाषित कैसे करें। तो हमें हमेशा जी इस चीज को सोचते रहना चाहिए कि हमें अगर किसी को बताना है कि तो कैसे बताएंगे आप। सर जब आपने पहला नाटक ऑन स्टेज किया, तो वो पल आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है? उस क्षण को आप कैसे याद करते हैं? वो अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। वो अनुभव निश्चित रूप से बहुत ही कमाल का था। अब ये है कि जैसे आप मैं कहूँ कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, ऐसा है वैसा, हम एक ही चीज कह सकते हैं, मीठा है। अब जी लेकिन किस तरह वाला मीठा है, इसमें एक इलायची पड़ी है तो अलग लग रहा है ना। तो इसलिए अनुभव सबका अपना अलग तरह से महसूस करता है। लेकिन इतना कमाल का अनुभव था स्टेज पर जाना, जी और इतने दिन रिहर्सल के बाद स्टेज पर जाना और उसको परफॉर्म कर देना। भले उसमें कुछ बड़ा रोल नहीं था, कुछ कैरेक्टर क्या थे, आकृतियां थे हम लोग, है ना, ऐसा डिजाइन था प्ले। जी आकृतियां थे, लेकिन वो आकृतियां भी करने में, और उसके बाद जो चला, और उसके बाद फिर ये इत्तेफाक कमाल हो गया कि भाई अखबार में नाम आ जाना उस दौर में। तो ये अनुभव अद्भुत था। और फिर समझिए कि उस दौर में मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं है उस पहले नाटक का। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो हमने
जेरोक्स करवा लिए थे फोटो के, कलर फोटो के। जी हमका जेरोक्स दे दो, हम रख लें। कलर फोटो 5 रुपए के थे, तो जो हम उस समय अफोर्ड नहीं जी कर सकते। सर यहाँ हम आपके नाटक नटखट मुर्गे के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। इतना कमाल का शो था। प्रदीप त्रिपाठी जी का ग्रुप था, मयूर पपेट थिएटर, अभी भी थिएटर पपेट जी करते हैं हम लोग। तो नटखट मुर्गा से जुड़ना वही, जी अब वही घूम के आ जाते हैं हम 92। उसी के पहले उन 2 सालों में ही सारा था, उसी में नटखट मुर्गा जी था, उसी में नौकरी थी, उसी में पढ़ाई थी, उसी में नाटक थे, उसी में वर्कशॉप थी, उसी में बीमारी थी, सब उसी में। नटखट जी मुर्गा इतना बेहतरीन नाटक था, बहुत हिट और सुपर हिट, जी इतना पॉपुलर। और उसका सेट हम लोग इंटरेस्टिंग था, 5 मिनट लगाने में लगता था, 3 मिनट उखाड़ने में लगता था। जी और एक शो के शायद उस समय 50 रुपए मिलते थे, तो 5 शो हम लोग करते तो 250 रुपए मिल जाते थे। तो चूंकि जी इतना फास्ट था, हमने एक ऑटो में सामान रखा, ऐसा जी फ्लेक्सिबल वाला सेट, और जी पपेट 2 बक्सों में पपेट रखे हमने। और वो जाके जी हम सिटी मोंटेसरी स्कूल या किसी स्कूल में करना, किसी ओकेजन पर या किसी बर्थडे में करना, उस तरह से हम लोग जाके उसको करते थे। जी और उसकी वर्कशॉप भी हमने की थी, पपेट मेकिंग की और पपेट करने की। ईटीवी है एक एजुकेशनल टेलीविजन, पता नहीं अब है कि बंद हो गया, गोमती के किनारे था। जी तो शैक्षणिक प्रोग्राम वहाँ बनते थे, तब दूरदर्शन पे आते थे। जी तो वहाँ भी कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियां शूट होती थी, इसका पपेट का होता था। तो वहाँ जाते थे, तो जी वहाँ भी 150-200 रुपए अपन को मिल जाते थे। तो ये साधन थे जहाँ से बाद में फिर, चूंकि जब बीएनए आ गया, और बीएनए के 1 साल पहले जी अ, तक मैंने करीब करीब आई थिंक कि 91 तक तो किया था मैंने जॉब। 91 में जॉब छोड़ दिया था मैंने। इस तरह जी की जी चीजों से मुझे अर्निंग होने लगी थी, पपेट से, ईटीवी से, या आकाशवाणी से, कविताओं से। 150 रुपए ने, 150 रुपए हाँ मिल जाते थे उस समय कविता के, है ना। जी तो इस तरह से कविता और इन चीजों से लेखन करता रहा, लेकिन लेखन से कोई पैसा नहीं मिलता रहा था कभी। लेकिन मैं लिखता रहा, छपता रहा, वो सब चलता रहा मेरा। और जी इस समय उस समय ये भाव भी रहता था कि मैं लिख दिया, छप गया, उसकी कुछ मैं कोई संभाल के नहीं रखता था कुछ। अरे लिख दिया, हो गया, ठीक है, छप गया। लेकिन जब बाद में जी बताया नहीं नहीं ये सब रखना चाहिए, बहुत काम आता है, तो फिर थोड़ा बहुत मैंने रखा। सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आज के युवा कलाकारों को भी आप कोई सुझाव देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? लास्ट मैं एक लास्ट लेग लेता हूँ यहाँ का, मुंबई के लास्ट का सफर, जिस दौरान मैंने जी इसलिए आता है उसे, जो तुमने बात कही कि उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। हमेशा चीज के जी लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मैं शूट कर रहा था एक सीरियल बड़ौदा में, उसी दौरान एक जी फोन आया कि यार ये आमिर खान की फिल्म है तलाश, इसमें जी जो एक आदमी कर रहा था उसको हम्म बीच में कहीं जाना था, तो इसके लिए करोगे क्या, डायलॉग सुपरविजन। अब ये चीज मुझे पता भी जी नहीं थी क्या होती है। हाँ हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, जी हाँ हाँ हो जाएगा, तो हाँ हाँ हो जी जाएगा, ये हमेशा रहता था मेरे साथ। ये कभी जी नहीं आ रही यार ऐसे कैसे करेंगे, यार ये क्या होता है, यार मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये थॉट नहीं आता। ये आपको ना कहीं रोक देता है, जी ब्रेक लगा देता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, जी तो वो तलाश फिल्म थी और मैं जुड़ गया उसके साथ डायलॉग सुपरविजन में। और फिर जी हमारा पौंडीचेरी का शूट था। तो फिल्मों में जैसा आप देखते हैं कैसे सीखते हैं कितनी चीजें, कि कितना जी चीटिंग होती, फिल्म पूरी आर्ट ना, चीटिंग आर्ट है पूरी। सोचिए आप कि आप देखें उस फिल्म में, जिसने देखी है जानेंगे कि वो बम्बई का मरीन ड्राइव वहां दिखाया गया है ना, कि मरीन जी ड्राइव पर ये ऐसी घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है गाड़ी का। वो बम्बई कहीं है ही नहीं उसमें, वो सारा शूट हुआ जी है कहाँ, पौंडीचेरी में। चूंकि उससे मिलती जुलती बिल्डिंग्स वहां पर है, मिलता जुलता मरीन ड्राइव जैसा एरिया है, तो वहां पर चूंकि मरीन ड्राइव इतना लंबे शूटिंग के लिए मिलता नहीं, आपको परमिशन नहीं मिलती है। जी जी उस जी दौरान कुछ केस वेस भी हो गया था ना, वो आतंकवादी घटनाएं हो गई थी, तो नहीं मिल रहा जी था। तो लिहाजा वो सारा सेटअप पौंडीचेरी में शूट किया गया। हम रात में शूट करते थे, दिन में। तो जी 10-12 दिन हम वहां रहे। तो छोटा सा शहर है, हम पैदल पूरा घूम लेते थे, चक्कर लगाते थे पूरे जी शहर का। जी मजेदार शहर है पौंडीचेरी। तो जी कभी भी रेडी रहे, जैसे वो रेडी रहा मैं। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म आई हॉलीडे, अक्षय कुमार की, सब जानते होंगे। उसके मैंने डायलॉग लिखे, डायलॉग सुपरविजन किया। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि
जो एक सज्जन थे वो काम कर रहे थे, तो उनको किसी वजह से हटा दिया गया, उनके व्यवहार या उनकी पंक्चुअलिटी चीज़ों की वजह से, खैर। तो उस वजह से फिर मुझे वो अवसर मिला जी, और मैं मना कर रहा था, हालाँकि मैं नहीं करूँ कि चूँकि कोई दूसरा हमारे जानने वाला ही कर रहा है, एक साथी कर रहा था और उसको हटा के मुझे दिया जा रहा। जी, लेकिन फिर उसकी परमिशन से कि नहीं, नहीं तुम करो। तो वो किया मैंने पूरी फ़िल्म के फिर डायलॉग लिखे। साउथ की फ़िल्म की रीमेक थी, तो उसके डायलॉग हमने लिखे और डायलॉग सुपरविज़न किया। उसमें नई-नई चीज़ें जी कि सर। इतने बड़े सेटअप में आप क्या होता है, काम कैसे होता है? चूँकि हमने हमेशा छोटे सेटअप में काम किया, सीरियल में काम किया, फ़िल्मों में काम किया। तो बड़े सेटअप में जी, कैसे फ़िल्म होती है, एक स्टार का बिहेवियर कैसे होता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, क्या एटीट्यूड होता है, वो सब चीज़ें जी, बहुत सीखने को मिली, लिखने। फिर उसी के तहत मुझे एक और फ़िल्म मिल गई लिखने को, अकीरा। उन्हीं जी, डायरेक्टर जो ए.आर. मुरुगदॉस की, वो फ़िल्म मैंने की। तो उसमें एक इसके स्टार कौन-सी कंपनी है? फॉक्स स्टार, ये कंपनी उसके जी, प्रोड्यूसर, उनके साथ। अब वहाँ पर आया कि नई चीज़ लिखने के लिए कि सॉफ्टवेयर पर आप लिखते हैं। तो एक चीज़ बोली उन्होंने कि हमें तो क्या है वो फाइनल ड्राफ्ट, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो फाइनल ड्राफ्ट। हम्म, उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट पर लिखनी है, लिखेंगे? मैंने कहा हाँ, हो जाएगा। मुझे पता नहीं फाइनल ड्राफ्ट क्या है, मैंने कभी किया जी, नहीं। मैंने कहा लेकिन आपको सिस्टम आप देंगे और वो ये सॉफ्टवेयर आप देंगे, वो नहीं है मेरे पास। बोले हाँ ठीक। तो ऑफिस में गया, वहाँ एक खोला, फाइनल ड्राफ्ट खोला, उसको समझा, एक 15 मिनट चीज़ों को समझा, मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो ये नहीं कहा कि हाँ, मैं तो जानता नहीं हूँ, फिर कैसे करूँगा, ये मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल हाँ, हाँ, हो जी, जाएगा। तो वो इस तरह जी, से अब कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर इतना ज़्यादा स काम करने की आदत नहीं, मैं कंप्यूटर समझ गया, सॉफ्टवेयर समझ गया, सब समझ गया, हो जाएगा। लेकिन इतनी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी उस पे, फिर हमेशा ही मैं जुगाड़ से कैसे कि हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि आदत तो अपने को कलम से ही लिखने की थी। फिर मैंने जी, उसको पूरी स्क्रिप्ट में उस पे पेन से लिखी, कॉपी पे लिखी। एक असिस्टेंट मैंने रख लिया अपने पैसों पे, वो टाइप करना उसको अच्छा तेज़ करता था। मैं लिखता था, उससे टाइप करवा लेता जी, था। भाई आपको अपने काम की डिलीवरी देनी है, आप कैसे करते हो आपके ऊपर है ना। 1 असिस्टेंट रखो, 2 रखो, आप तो लिहाज़ा मैंने उनको नहीं ज़ाहिर होने दिया कि मुझे ये चीज़ कम आती है या ये नहीं आती है, ये हम्म, मैं कैसे करूँगा या कोई सिखा दे, उसको मत ज़ाहिर होने दो। जो भी काम आए जी, हाँ, होगा और ये हो जाएगा। जी, आप सीखिए, यहाँ-वहाँ से ढूँढिए, जैसे भी संभव हो आप रास्ता निकालिए और कर डालिए और ये हो जाएगा। तो इस तरह जी, से किसी जी, भी चीज़ के लिए मैं जैसे फिर बीच में क्या हुआ लखनऊ में, लखनऊ वाले जानते होंगे, 2 फ़िल्में मैंने लखनऊ में शूट की थी। ये था 17-18 का दौर, 16 में मैं गया था। तो हमारी एक जी, मित्र थी नीलम सिंह जी जो प्रोड्यूसर थी, तो लखनऊ में हमारी जी, जान-पहचान थी उनसे और बॉम्बे में सॉरी, तो बॉम्बे में जी, हमने कुछ हम मिलते रहे, कुछ काम किया था। फिर वो लखनऊ शिफ्ट हो गई तो वहाँ अचानक हमारी मुलाकात हुई, हम फ्लाइट पर मैं जा रहा था, अखिलेश यादव का कुछ प्रोग्राम था तो उसके लिए मैं वॉइस ओवर करने गया था, इसके लिए हैं। तो फ्लाइट पे मिले, "तुम यहाँ कैसे?" बोले, "तुम यहाँ कैसे?" बोले, "मैं शिफ्ट हो गई।" मैंने कहा, "अच्छा।" फिर 1-2 महीने बाद फिर से मेरा लखनऊ जाना हुआ, मिले तो उन्होंने कहा, "यार यहाँ हम तो पक गए हैं, ऐसा-वैसे कुछ करना है मुझे, ये आइडिया है और कैसे होगा?" मैंने कहा, "कितना जी, पैसा है?" "इतना पैसा।" कहा, "साइड में रखो, हो जाएगा।" परसेंट की ये जी, करना है, ये भी हो जाए कितना पैसा इतना हम हो जाएगा साइड में रखो। तो मैंने कभी प्रोडक्शन किया नहीं फ़िल्म का, प्रोडक्शन के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी नहीं रहा इंटरेस्ट। हमेशा सिर्फ़ एक्टिंग जी, में इंटरेस्ट रहा मैंने। लेकिन आपको करना है, तुमको लगता है कि उनको लगा नहीं मुझे लगता है कि तुम इसको एग्ज़ीक्यूट करोगे, हो जाएगा। हम कहा आपको लगता है, भरोसा है, हो जाएगा। और वो दोनों फ़िल्में चूँकि आपको टीम बनानी, अच्छी टीम बन जाए आपकी, तो अच्छी टीम बनाई और टीम बना के हमने वो काम जी, विदिन अ बजट, विदिन टाइम हमने उसको कंप्लीट कर दिया, कायदे से। जी, तो 2 महीने में 2 फ़िल्में शूट की। ये भी शायद बड़ा मुश्किल रहा होगा, किसी ने कभी नहीं सुना होगा कि 2 महीने में 2 फ़िल्में शूट की जाएँ। जी सर, तो इस तरह से हमने 2 महीने में 2 फ़िल्में वहाँ पर लखनऊ, फैज़ाबाद में शूट की और पूरा काम अपने टाइम पर हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक ये होता है सीखने की जो भी मौका जैसे मिले ना, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। और जिस तरह जी, से आप अगर उसमें फँस गए कि कैसे होगा, क्या होगा, ये तो पहली बार है, इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, है ना? जी, इसमें आप जी, जी, फँसे तो फिर फँस जाएँ। इस थॉट को आने भी दिया, तो वो आपको फँसा लेगा। जी,
तो इस तरह से मैंने तमाम चीजें मैं करता रहा, लिखता रहा, सीरियल्स के डायलॉग भी लिखे, चीजें लिखी। हालांकि लिखने से मैं भागता भी रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में जी राइटिंग के बहुत मौके आए, मैं भागता रहा, क्योंकि मुझे रात में जागना और मुझे एक्सरसाइज करना, बिल्कुल सिस्टम में रहना, ये मुझे बहुत पसंद है कि मैं सुबह जी उठूं, टाइम पर उठूं, एक्सरसाइज करूं। उसके बगैर आपकी हेल्थ ठीक ना रहे, ये मुझे ठीक बात लगती नहीं थी। राइटिंग में ये जी क्या करना कि आपको लंबे समय तक बैठना, देर रात जागना, कभी ये जी चीज अ, मैं अगर कविता लिखता हूँ गज़ल, ये अपने हिसाब से है, मैं चलते फिरते लिखूं, कभी भी ना लिखूं, वो मेरे ऊपर है ना। जी लेकिन जब आपको टारगेट दिया जाता है ये सीरियल लिखना है, 8 बजे एपिसोड चाहिए, इतने बजे, तो ये थोड़ा प्रेशराइज करने वाला। फिल्में लिखी तो अब ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम है, ये कर लो, है ना, वो प्रेशर नहीं था। और फिर भी उस प्रेशर में भी जी कई बार लिखा मैं। फिर एक पढ़ाई, जैसे वहां मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई थी, तो मैंने यहाँ अ, इतने सालों के गैप के बाद, जो किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है लेकिन मेरे लिए नहीं रहा, मैंने यहाँ जी मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन करवाया और एमए कंप्लीट किया। इतने गैप के जी बाद, कम से कम 15 साल के गैप के बाद, चूंकि जी मुझे था पढ़ना था, फिर पीएचडी भी मुझे करना था, उसमें भी मैंने उसका एग्जाम दिया, लेकिन चूंकि उसमें लगा कि टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं नहीं, उसको ड्रॉप किया मैंने पीएचडी को। जी तो यहाँ फिर मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट की, लिखा मैंने उस एग्जाम में, कल सुबह पेपर, आज मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एक चैनल के लिए। ये अच्छी बात रही कि इस लॉकडाउन में, जैसे कहते हैं कि मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि मैं लिखने के जिससे भागता रहा, इस दौरान मैंने अपने मन से लिखा बहुत। मैंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है आ से आम, व्यंग नाटक। उसको जी यूएस की एक कंपनी थी जिसने कंपटीशन में लिया और उसे एक विशेष पुरस्कार भी दिया गया। पहला जी थे, मतलब पुरस्कृत, पहला लेखन और पहला पुरस्कृत हो, ये भी बड़ी। मेरी किताब आई, ये देखिए आप, मेरा और न छोर, ये भी जी इसी दौरान, इसी साल आई, जो बहुत दिन से थी कविताएं आए और मैं लिखूं, जी लिखता रहा हूँ। तो उसके लिए ये जी कविता आ गई मेरी। दूसरी कविताओं के संग्रह की तैयारी, नाटक की तैयारी, इसी दौरान ये रहा। और कई व्यंग और भी लिखे जो बहुत ही अच्छे रहे, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आगे टाइम पर, कभी मैं उसको। दो जी कविताएं, कविता ये है कि किरदार जियो, अभिनय जीवन, जैसे आदमी कहता है ना कि ये जो दुनिया है रंगमंच है, हम सब कठपुतली, हम सब एक्टर हैं, ये कहना, जी ये कहते सब हैं लेकिन डायलॉग बोलते हैं, तो उसके तहत हमें उसके करीब आते रहने की कोशिश करते रहने चाहिए। यह किरदार जियो, मंच पर एक किरदार में ढलना, उसे पूरी शिद्दत से जीना, ये विश्वास दिला देना कि वो वही है जो दिख रहा है, जी वो वही है जो कर रहा है, हंसना, रोना, टूटना, बिखरना, मारना, मरना, सब में वो बन उतर जाना, सब में वो बन उतर जाना जो वो देख रहे हैं, सब रंगों रसों में विस्तारित होना, खुद को खो देना, सब रंगों रसों में विस्तारित होना, खुद को खो देना, इस भान के साथ कि मैं एक किरदार हूं, हम्म, इस भान के साथ कि मैं किरदार हूं, मंच से हम्म, उतरते उस किरदार को वहीं छोड़ देना, वाह, बिल्कुल खाली हो जाना। जी हाँ, जी बिल्कुल खाली हो जाना। इस जरा सी बात की खातिर न जाने कितनी गीताएं लिखी गई, वेद पुराण उपनिषद रचे गए, न जाने कितने बुद्ध हुए, कबीर हुए, न जाने कितनी मीराओं ने जहर पिया, कितनों ने जटा बढ़ा डाली, कितनों ने मूड मुड़ा डाले, कितने शास्त्रार्थों के खेल हुए, बात जरा सी है, किरदार जियो, सब छोड़ जाओ, उससे ऐसे मुक्त हो जाओ जैसे तुम कभी मिले ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, बात जरा जी सी है, किरदार जियो। किरदार जीने वाली बात है। ये सब जी ये सब भ्रम है। कल भी अचानक मैं ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन, तो यही ख्याल आ रहा था कि ये भ्रम है, ये रिश्ते हैं, ये चीजें हैं, ये नाते हैं, ये आपको अचानक, हमेशा ना आप स्रोत से जुड़े रहें, ऊपर से हमेशा आपको याद जी दिलाते रहें आप कि जो ये जी रोल मेरा भी खत्म होगा तो मैं सीधे चले जाना है आपको। तो आपको दुख या इन चीजों में आप लिप्त नहीं रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना कि लॉकडाउन हो गया, निकल नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए इतने, मेरे जैसा आदमी जो कभी भी जिंदगी में, बुखार में भी ऐसा कभी बैठा ही नहीं घर में, ना संडे ना मंडे, कभी भी वो आदमी अचानक
उसको 3 महीने के लिए आप 4 महीने के लिए बैठा दें तो पागल हो जाए। मैंने कुछ दिन बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बहुत शानदार फिल्में देखी, अरे वाह! वासु दा की फिल्में, ऋषि दा की फिल्में देखी जाए, विमल रॉय की फिल्में देखी जाएँ, जी मोतीलाल जो पुराने एक्टर हैं जिनको देखें, क्या एक्टिंग की थी, क्या अद्भुत एक्टर था भाई। इतने अद्भुत एक्टर, रियलिस्टिक एक्टिंग की शुरुआत वो करने वाले स्टार जिनको देख के दिलीप कुमार साहब बाकी लोगों ने शुरू किया। जी मोतीलाल की फिल्में देखी, फिर मैंने कुछ ये हो गया, चलो कुछ लिखा जाए। फिर मैंने अपना पॉडकास्ट बनाना शुरू किया, पॉडकास्टिंग की, उसके 25 एपिसोड बना डाले, रोज कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ बनाना। उसमें आर-एन-डी की सर्च किया कि ये पॉडकास्टिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इससे करने से क्या फायदा होगा। वो मैंने रिसर्च किया, उसके बारे में किया, बनाया। फिर ये नाटक हास्य व्यंग में लिखा था नाटक आ से आम। 15 दिन बाद मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार इसमें कुछ बात बन सकती है, इसमें तो संभावना बहुत। उसको मैंने नाटक बनाना शुरू किया। तो नाटक बन गया, वो अच्छा बन गया। अरे ये तो अच्छा बन गया। अब मैंने देखा कि अच्छा बन गया तो फिर ठीक है। अभी एक कंपनी ने उसे ले जी भी लिया है मंचित करने के लिए। उसकी तो पहला नाटक है जिसमें आपको एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर आपको पैसे भी मिलेंगे, ये और खुशी की बात हो गई, है ना? जी बाकी हास्य व्यंग्य लिख डाले। तो इस दौर में और ज़्यादा अलग तरह का वर्कशॉप संगीत नाटक अकादमी की वर्कशॉप की, वॉइस एंड स्पीच के ऊपर, बाकी क्लासेस जी मैंने की ऑनलाइन। तो ये कहीं से ये नहीं रहा कि आप स्टक हो गए हैं, चोक हो गए हैं, क्या करें अब, कहाँ जाएँ? तो आप हमेशा जो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर, अब हम यहाँ साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। ये एक पहल या कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम। इस बहाने क्या है ना, एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। जी प्लस कौन से लोग जो लोग बाहर हैं या इस फील्ड से अलग-अलग तरह से जुड़े हुए हैं, जी जो बहुत ऑलरेडी जो फील्ड बहुत उतार-चढ़ाव वाली है और जी इस वक़्त ने पूरी तरह से बैठा दिया है, इसमें से कैसे अपनी बात कहने के लिए आप संयमित हैं, कैसे नियमित हैं और इस बहाने कैसे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो इस दौर की और इस दौर में आपने शायद आप कोई हिट चल रहा है, किसी का काम बढ़िया चल रहा है या कोई फ्लरिश हो रहा है, उस दौरान अगर आप बात करें तो एक अलग तरह की बात करेगा आदमी, है ना? हम्म भागता हुआ बात करेगा या नहीं, नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, हो सकता है ऐसी बात करे, नहीं, नहीं ऐसे कर लेना। इसमें जो बात हुई, इस बहाने बात भी हो गई, बात भी बन बन गई, बात पहुँच गई और जी बात-बात में लोग इकट्ठे हो गए। तो ये जो बात हुई कि अ, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं था, ये विचार भी नहीं आता कि नहीं यार अभी क्या करें। तो जो बुरा वक़्त होता है कई बार बहुत कुछ सिखाता है। वो क्या देता? तो ये पॉज़िटिविटी ऐसे शायद ये सिस्टम नहीं होता, ये दौर नहीं आता तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी या कल्चर डिपार्टमेंट ऐसा कभी प्रोग्राम नहीं बना पाता कि सबको मैं इकट्ठा करूँ और सबका इंटरव्यू वहाँ पर आमने-सामने मैं शूट करूँ, अकेडमी में, जी ठीक है? संभव ही नहीं हो जी पाता। और ये जो है, ये संभव हो गया, एक रास्ता इसने दे दिया, खिड़की खोल दी, है ना? कि चलो भाई जी ये चीज़ ठीक है यार, ये करते हैं हम। तो इस बहाने एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सबके बारे में जानकारी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम इतनी जानकारी मुझे भी अपने को खोजना पड़ा, खोदना पड़ा, इवॉल्व करना पड़ा, है ना? कि तुम्हें या गुप्ता जी को या इवन बहुत सारे लोग हैं, मेरे बारे में उनको ये जानकारी बहुत सारी नहीं होगी। इस तरह की जी हमने फुर्सत नहीं मिली कि कभी इस तरह से बैठेंगे, बात करेंगे, फिर इतनी सारी चीज़ें होंगी, नहीं, कट टू कट अपने काम की बात की, निकल गए, है ना? जी मुझे भी नहीं फुर्सत जी मिली कि हाँ, नहीं पुरानी तह में जाऊँ, उन यादों को खोजूँ, उन सड़कों पर जाऊँ, साइकिल से जाऊँ और झोला टाँगूँ और फिर से उस थिएटर में घुस जाऊँ और ये रिहर्सल करने लगूँ, तो सब तुमने करवा दिया बातें करके, है ना? तो ये इसलिए बहुत बड़ा प्रयास है, इसको बातों में कि नहीं, हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ये इस तरह से नहीं, मैं रियली दिल से मैं महसूस करता हूँ कि ये सबको साथ समागम मतलब समागम, है ना? हो गया कि जी जितना बढ़िया विचार है, तो इस दौर ने एक नया रास्ता खोल दिया, ये बहुत बड़ी बात थी।
और इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस काम के लिए कि इस तरह की और चीजें खोजी जाएं और रास्ते हों जिससे कि हम और जुड़ सकें और करीब आ सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, इतने विस्तार से सब कुछ बताया, अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।